सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के, तो जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 4 के हैं और उनके पास हिस्ट्री मेजर ले रखी है, यानी आप लोगों के पास सब्जेक्ट है जिनके पास भी कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप सेकेंड, तो जिसके पास भी कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप सेकेंड है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज इस वन वीडियो में मैं आपको ऑल जितने भी यूनिट्स हैं आपके, वो ऑल यूनिट्स इस एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जितने भी मतलब ऑल यूनिट्स है, अगर आपने अभी तक वो भी नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स जो है मैंने आपके लिए बनाई है, अगर आप ये पढ़ लोगी तो आपका पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। बिकॉज इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए हैं, जो आपकी जो आपका सिलेबस है और आपका यूनिट है उससे जो बन रहे हैं हर यूनिट से, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने आ रहे हैं वो मैंने आपको इसमें करवाए हैं। और साथ ही अगर थोड़ा डिफरेंट, वैसे तो आएगा यही, अगर बाई चांस नहीं भी आया, थोड़ा अलग सा आया, तो क्या हो जाएगा, आपका यूनिट तो कवर हो जाएगा सारे इससे। वैसे तो आएगा यही, क्यों? क्योंकि जितने भी आपके यूनिट से बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो बन रहे थे वही मैंने कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे देखकर बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एक बात और, ये जो नोट्स है इसको आप परचेज कर भी सकते हो। वैसे तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और पढ़ने के बाद अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हो इसको आराम से, आप इस वीडियो के बाद तो आप इसको परचेज भी कर लीजिए। और इसको आप 50 रुपीज़ में ऑनली मेरे टेलीग्राम से आप इसको परचेज कर सकते हो। एंड आपको ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो देख सकते हैं, मैं आपको करा ही रही हूँ, एंड इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं। ये देखिए, आपके लिए भी सेम ही होने वाला है। तो मैंने सब चीज़ इसमें करा रखा है, तो अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप इसको परचेज कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कल्चर वाला हमारा जो सब्जेक्ट है सेकेंड, तो ये बहुत किसी ने कराया नहीं है, और किसी ने अगर कराया भी है तो पूरे को कवर नहीं करा है। और मैंने ये सबसे पहले अपने यूट्यूब पे इन सब की वीडियो सारी डाल चुकी हूँ मैं, बस मैंने थर्ड यूनिट की वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दे रही हूँ। अगर आप चाहते हो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप अच्छे मार्क स्कोर करो एग्जाम में, तो आपको ये वीडियो फुल देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 300 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब जो ये क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर जो होते हैं आपका कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड था उसी से लिया है, उसी को सॉल्व करा है मैंने, और इसमें ऐड भी करे हैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप, और जो आपको ये फॉर्मेट में करा रही हूँ, ये फॉर्मेट भी आपको पेपर का फॉर्मेट ही होगा, आपके पेपर जो है इसी फॉर्मेट से आएगा जैसे मैं करा रही हूँ। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपको 2 पे लगभग 300 शब्दों में लिखना है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी यही आएगा कि 300 शब्दों में आपको फर्स्ट में लिखना है। आपके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, उसमें आपको 5-6 टॉपिक दे रखे होंगे, उसमें से आपको किसी 2 टॉपिक पे लिखना होगा। शॉर्ट आपको जैसे ऐसे लिखते हैं वैसे लिखना होगा आपको। तो वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फॉर्मेट में मैं करा रही हूँ वैसे ही आपके एग्जाम में आएगा, और आपके एग्जाम में मैप भी आएगा, और एक मैप का क्वेश्चन भी आएगा जैसे पिछले बार आया था, इसलिए मैं जिस वे में करा रही हूँ उसी वे में आएगा। तो शॉर्ट नोट के लिए 2 पे कर लीजिएगा, मैं करवाऊंगी आपको जितने भी शॉर्ट नोट करवा रही हूँ आपको 2-4, उसमें से आपके जो आपको अच्छा लगे वो आप याद करके जा सकते हो। तो फर्स्ट है आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन आपको किसी 2 पर लगभग टिप्पणी करनी है, ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी, तो छोटी छोटी करनी है। ये शॉर्ट नोट वो वाला नहीं है जो आप एग्जाम में लास्ट में आपके शॉर्ट नोट मिलता है और उसको आप करते हो ज़्यादा पेज में। ये आपको 300 शब्दों में लिखा है, तो आपको मैक्सिमम 300 शब्दों में ही लिखना है, मतलब आगे पीछे हो 350 हो जाए कोई बात नहीं, पर क्या है आपको लिमिटेड इतने ही रखनी है। तो आइजैक न्यूटन पे आ सकता है, तो आपको आइजैक न्यूटन के बारे में बताना होगा। उसमें बेसिकली आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ के जाइए कि आइजैक न्यूटन जो है उसका जो काल था वो 1643 से 1727 तक था, ठीक है। तो विज्ञान और गणित के इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में आइजैक न्यूटन को माना जाता है, वो तो आप भी जानते हो। न्यूटन को इतिहास और विज्ञान और गणित में न्यूटन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे हैं, गति के नियम सब इसी ने दिए हैं, तो बहुत बड़ा रोल है इसका। और उनका जन्म जो है वो 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड में हुआ था। तो अगर आपका नोट्स आए तो आपको यही उनके बारे में डिटेल वगैरह ही लिखनी है। न्यूटन ने अपने जीवन काल में विज्ञान क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बहुत आविष्कार किए थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई थी। न्यूटन ने बहुत सारी सिद्धांत दिए थे जो आज भी हम पढ़ते हैं, अगर साइंस में आपने 10 तक पढ़ी भी होगी तो। आधुनिक विज्ञान जो आज हम देख रहे हैं उसकी नींव जो है वो हम कह सकते हैं कि न्यूटन ने ही डाली थी। न्यूटन की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध जो उसकी कृति है, मतलब जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बुक है वो है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जो कि 1627 में प्रकाशित हुई थी। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो साइंटिफिक रेवोल्यूशन वाली, तो मैंने उसमें ये बुक के बारे में भी बता रखा है। इस पुस्तक में ही उन्होंने गति
और गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रस्तुत किया था। हम पढ़ते हैं साइंस, जब हम 10th में भी थे हमने ये पढ़ा होगा गति का नियम है। तो गति के जो नियम है और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, तो ये सारे मतलब कहाँ दिए हैं, प्रिंसिपिया मैथमेटिका में ही जो न्यूटन है उन्होंने दिया था। उनके गति के जो 3 नियम हैं जिन्हें न्यूटन के गति नियम के रूप से भी जाना जाता है, ये भौतिक के मूल सिद्धांत हैं। तो ये भौतिक विज्ञान का एक मूल सिद्धांत है, इसलिए इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको न्यूटन के बारे में ही बेसिकली इसमें लिखना है। प्रथम गति का नियम जो था उनका, वो था जड़त्व का सिद्धांत। यह नियम कहता था कि कोई वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति यानी स्थिर समान वेग से गतिमान होता है और तब वह क्या होता है, बनी रहता है जब तक उसके ऊपर कोई भारी बल का कार्य नहीं लगाया जाता। मतलब उसका फर्स्ट नियम है कि वो जो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, मतलब एक जगह पे ही होता है जब तक उसको कोई बल, मतलब उसको कोई फोर्स ना करे तो वो हिलता नहीं है। गति के जो द्वितीय नियम है, वो जो गति का जो दूसरा नियम दिया है, वो नियम यह बताता है कि किसी भी वस्तु का जो त्वरण होता है उस पर लगभग लगाए गए अनुपात और द्रव्यमान की जो व्युक्त क्रमानुपाती होता है, इससे गणितीय रूप से ये फॉर्मूला अगर अपनाया जाए तो हम कह सकते हैं कि व्यक्त किया, इस रूप में व्यक्त किया। तो आपने अगर गति के 3 नियम पढ़े होंगे 10th में भी, तो आपको उतना नहीं बताना है, आपको ये बता देना है कि गति के 3 नियम न्यूटन द्वारा दिए गए हैं। उनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का बल के बारे में बताया गया है, उनके बारे में जो जो आविष्कार है उनके बारे में आप पढ़ के जा सकते हो। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह नियम यह बताता था कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल के द्रव्यमान और गुणवान की अनुपात मतलब जो होती है वो कितनी होती है, उसके बीच की दूरी। तो इसे सिद्धांत ने खगोल शास्त्र में क्रांति ला दी थी, जिससे क्या होता है, ग्रहों की जो गति होती है और खगोलीय घटना को समझने में बहुत ज्यादा सहायता मिली। और यही साइंटिफिक रेवोल्यूशन का कारण भी बना, क्योंकि साइंटिफिक रेवोल्यूशन यानी जो वैज्ञानिक क्रांति जो चल रही थी वो जो है वो खगोल शास्त्र से ही स्टार्ट हुई थी। मतलब जब इन्वेंशन स्टार्ट हो रहे थे तो गैलीलियो, न्यूटन, इन सब ने योगदान दिया था अपना, और इनसी सबसे क्या होती है वैज्ञानिक क्रांति, सूर्य परिक्रमा क्यों करते हैं, ये सब मतलब उनके सिद्धांत से पता लगा और साइंस की क्या आ गई, क्रांति आ गई। न्यूटन के प्रकाश और रंग के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रयोगों ने सिद्ध किया है कि सफेद प्रकाश वास्तव में विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है और इसे प्रिज्म के माध्यम से विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने प्रकाश में विवर्तन, परावर्तन, आपतन गुण, इन सब का अध्ययन किया था। मतलब न्यूटन ने ये रंगों के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम जो रोशनी देखते हैं हम सोचते हैं कि रोशनी क्या है, व्हाइट है। अभी भी आप देख रहे हो कि सूरज की रोशनी या हमारे आसपास की रोशनी जो आती है किरणें, हम सोचते हैं व्हाइट है, बट हमने कभी ध्यान दिया होगा या हम किसी कैसेट पे या किसी शीशे पे या हम पानी में मारते हैं वो रोशनी और जब रिफ्लेक्ट होती है तो आपने देखा होगा रेनबो जैसे थोड़ा थोड़ा रंग दिखता है। वही होता है, वही नियम भी इसने दिया है कि जैसे कि आसमान भी होता है, आसमान भी में जो रेनबो बनता है वो कैसे बनता है, जब रंग जब ज्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि रंग हमें दिखते नहीं है पर जब फैल जाते हैं तो रेनबो कलर का बहुत सारे कलर होते हैं। मतलब ये बताया कि प्रकाश भी बहुत ज्यादा कलरफुल होता है। ऑप्टिकस नामक पुस्तक में प्रकाशित किया है उसने ये कि इस पुस्तक में प्रकाश विज्ञान के अध्ययन में कई दिशाएं के बारे में इसने बताया है। मतलब जो ऑप्टिकस है इसमें उन्होंने प्रकाश का जो मैंने अभी आपको बताया वो इसमें बताया है न्यूटन ने। इसके अतिरिक्त न्यूटन ने जो गणित के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने क्या कहा था, स्वतंत्र रूप से जो गॉटफ्रेड विलेम जो लाइबनिज है उसके साथ क्या कहा था, कैलकुलस की नींव रखी थी। जो कैलकुलस आज हम देखते हैं उसकी नींव भी किसने रखी थी, न्यूटन ने ही रखी थी, जो आधुनिक गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। क्योंकि देखिए गणित के लिए हम कैलकुलेटर का उपयोग तो करते ही हैं, तो उसकी नींव भी न्यूटन ने रखी थी। तो आपको ये सब याद रख के जाना है कि न्यूटन ने क्या क्या आविष्कार किए थे। मतलब ज्यादा डिटेल नहीं, आप ये तो कर सकते हो कि प्रकाश के बारे में बताया था, गति के नियम बताए थे और कैलकुलेटर का आविष्कार करा था, ये सब करा था, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ये रख दोगे। तो विभिन्न वैज्ञानिक इंजीनियर समस्याओं को हल करने में इनने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। न्यूटन ने क्या कह रहा था, न्यूटन ने अल्केमी और धर्म के अध्ययन में रुचि ली। हालांकि उसके कार्य उनके वैज्ञानिक कार्यों की तरह प्रसिद्ध नहीं थे। वे ट्रिनिटी कॉलेज की कैम्ब्रिज प्रोफेसर थे। वो थे ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर थे। वो 1730 में रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए थे। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के टाइम पे दो चीज बड़ी फेमस थी जहां साइंस का बहुत ज्यादा बोलबाला था, क्रांति लाने में उन्हें मदद की थी। दो कह सकते हो पढ़ने की यूनिवर्सिटी थी। एक का नाम था रॉयल सोसाइटी, जो कि आप देख सकते हो ये रॉयल सोसाइटी, और दूसरी थी रॉयल रॉयल सोसाइटी थी, और रॉयल एक और मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो इन दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो आप रॉयल सोसाइटी जरूर याद रखिएगा। न्यूटन का जो जीवन और कार्य है वो विज्ञान और मानवता के लिए एक अनमूल्य धरोहर था, क्योंकि इसने हमारे आज हम जितनी भी चीजें मतलब विज्ञान से रिलेटेड हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम ज्यादा न्यूटन की वजह से ही हमारा फॉर्मूला वगैरह सब या जितने भी सॉल्व हो पाए हैं वो न्यूटन की ही देन है। इनके सिद्धांत ने न केवल
उनके समय में, बल्कि आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आधारभूत सिद्धांत प्रदान किया है। आज भी हम जब पढ़ते हैं या कोई आविष्कार करते हैं तो न्यूटन का फॉर्मूला का उपयोग होता ही है। उनके योगदान, उनके विज्ञान का एक नई दिशा और आधुनिक दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने। न्यूटन का वैज्ञानिक, गणित में और खगोल शास्त्र में अद्वितीय मतलब बहुत ही ज्यादा योगदान है, और उनके सिद्धांत आज भी हम शिक्षा में पढ़ते हैं और महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें पढ़ाया ही जाता है। उनका उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि प्राकृतिक नियमों को समझने के लिए हमें तर्क और गणित का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तर्क और गणित का बहुत उपयोग है, उसने ये समझा दिया। मतलब उस समय बहुत ज्यादा, जब वैज्ञानिक क्रांति आई थी उससे पहले आपने पढ़ा होगा कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट में कि उस समय हमारा ज्ञान वो चल रहा था, पुनर्जागरण चल रहा था, धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे। तो धर्म से उठ के लोग जब तर्क करने पे आए, तर्क का मतलब क्या होता है, हर बातों पे सवाल करना, कि अगर कोई कह रहा है कि ये करने से आपका ये हो जाएगा तो क्यों होगा, आप मतलब हर चीज पे तर्क करना, सवाल करना, और गणित का उपयोग ये हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो ये न्यूटन ने बताया। तो आपका एक नोट हो गया। अब चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड आ सकता है नोट रोरोक्को कला, क्योंकि आपके सिलेबस में रोरोक्को भी है, तो रोरोक्को कला के बारे में आप जानते हैं। तो रोरोक्को कला जो है वो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहाँ पे, फ्रांस में इसका उत्पन्न हुआ था। मतलब इस कला का उत्थान फ्रांस में हुआ था 18वीं शताब्दी में। ये कैसी कला थी, ये एक सजावटी और विलासितापूर्ण कला शैली थी। बहुत ज्यादा सजावटी एक शैली थी कला की, जिसमें कलाकृतियां की जाती थी दीवारों पे, और बहुत जगह भी मैं आपको बताऊंगी वो क्या कला के माध्यम से सजाया जाता था। यह शैली बरोक्को कला से विकसित हुई, और जो ये सजाने वाली शैली जो दीवारों पे पेंटिंग के माध्यम से, दीवारों पे, चर्चों में, हम कभी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाते देखा है ना, मंदिरों पे अलग अलग डिजाइन बने रहते हैं, पुरानी पुरानी कृतियां। तो वैसे ही जब यूरोप में था ना, उसको ब्रोक्को कला कहते, ब्रोक्को काल और ब्रोक्को कला के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसमें बरोक्को की नाटकता और गंभीरता की बजाय हल्कापन, सजीवता और कृत्रिमता और पर अधिक जोर दिया जाता था। मतलब ज्यादा काल्पनिक चीजों को ना दिखा के क्या दिखाया जाता था, गंभीरता को दिखाया जाता था, जो भी उस साल काल के समाज में चल रहा था उसको दिखाया जाता था। हल्कापन, हल्के रंग का उपयोग किया जाता था, बहुत जो हल्के हल्के रंग होते हैं, हल्का पिंक, बहुत मतलब डार्क रंग का नहीं, क्योंकि आपको पता होगा हल्का रंग जो होता है वो एक शांति देता है मन को, और उस समय शांति लाने के लिए ही और ये सब करने के लिए क्या करा जाता था, हल्के रंग का भी प्रयोग किया जाता था, और इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता था। रोकोको काल को हम कह सकते हैं ये फ्रांस में जो लुई 16 थे उनकी शैली भी कहा जाता है, क्योंकि उनके काल में ही ये क्या हुआ था, विकसित हुआ था। यह कला वस्तुकला, अब ये कला कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलती है, वस्तुकला में, चित्रकला में, इन सब में वहां पे दिखाई देती थी, मूर्ति कला में। और जो महल होते थे, मतलब जो चर्च होते थे उस समय, जब उस समय भी आप देख सकते हो फ्रांस में अभी भी रानी होती, तो उनके जो महल वगैरह होते थे, उनके जो उसमें क्या होता था, बंगलो वगैरह में जो आंतरिक सज्जा होती थी, जैसे झूमर, पेंटिंग, आपने अंदर सजावट देखी होगी, इंटीरियर डिजाइनर का जो होता है, फर्नीचर में अच्छे अच्छे जो डिजाइन होते थे, मतलब एक सजावटी कला था। रोलोक्को कला क्या थी, एक सजावटी कला मान सकते हो आप। रोलोक्को कला पूरी तरह से सजावटी कला थी, जो मूर्ति कला, चित्रकला, इन सब के क्षेत्र में, वास्तुकला, इन सब के क्षेत्र में एक डिजाइन लाने वाली एक कला थी। शॉर्ट फॉर्म में आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं इसकी विशेषता क्या थी। रोलोक्को कला की मुख्य विशेषता थी इसकी सजावटी और जटिल डिजाइन और हल्के और चमकीले रंगों का उपयोग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसकी विशेषता यही थी। आपका बरोक्को काल कोई आए पूछे तो आप कह सकते हो बरोक्को काल एक कला थी जिसको सजावटी कला, डिजाइन, हल्के रंग का प्रयोग करना, प्राकृतिक को दिखाना, अपनी पेंटिंग, अपनी चित्रकला, अपनी मूर्ति कला के माध्यम से क्या होता था, उस समय की ये विशेषता थी। इसमें अक्सर फूलों, पत्तियों, शाखाओं, कर्लिंग लाइनों का उपयोग किया जाता था। मतलब प्राकृतिक की जितनी भी चीज होती है, फूल, पत्ती, शाखा, इन सबको अपनी चित्रकला, अपनी वास्तुकला, इसमें उतेड़ा जाता था, बनाया जाता था, और यही इसकी विशेषता थी। रोक्को चित्रकला में प्रेम, सौंदर्य, मस्ती के विषय, मतलब इस डिजाइन को आप रोक्को कला को देखते आपका मन आनंदित करने वाला था ये कला। इसमें कभी नाटक की और गंभीरता के बजाय खुशी और हल्कापन को भी प्राथमिकता दी जाती। कभी कभी नाटक भी होता था और कभी कभी ज्यादा इसमें ऐसी ऐसी चीज थी कि आपको पता है प्राकृति को देख के, हल्के डिजाइन और सुंदर सुंदर कलाकृति को देख के लोग का मन क्या हो जाता था, एक खुशहाली से भर जाता था। अब देखते हैं रोरोक्को कला में जो कला थी, जिसमें रोरोक्को कला फेमस थी, चित्रकला, आंतरिक सज्जा, मूर्ति कला। अब उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चित्रकला। तो रोरोक्को चित्रकला में हल्के रंग का और नाजुक ब्रशों का स्ट्रोक और सजावट प्रमुख होता था। मतलब नाजुक ब्रश को उपयोग करा जाता था, हल्के रंग की पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी चित्रकला में। इस शैली के प्रसिद्ध जो चित्रकार थे, आप एक चित्र, अब जो आप मैंने आपको इतना तो पढ़ा दिया, ये तो आपको समझ आ गया होगा, पर दो चार उस समय की जो चित्रकला थे रोरोक्को काल के, जो बहुत सारे उभरे वाले व्यक्ति थे उस समय के फेमस, उनके नाम भी याद करना है। तो एटोमी वोटो थे, फ्रेंकोइस बोश थे, और जीनो ओम्ब्रे। तो ये सब क्या थे, ये सब उस
काल के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। वाटो के चित्र में क्या देखना मिलता था? वाटो के चित्र में तत्व और भावनात्मक अभिव्यक्ति की प्रधानता होती थी, मतलब इमोशनल को दिखाया जाता था। जबकि बोशे और जो फ्रेगोनार्ड थे, इनके चित्रों में क्या दिखाया जाता था? रोमांस, मिथक के मतलब माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ मिथ थे, कथाएं, मतलब सुखद दृश्य का चित्रण, ये सब मिलता था। तो आप समझ गए होंगे जो वाटो था उसके चित्र में इमोशनल दिखाए जाते थे, और इन दोनों के चित्रों में मतलब फ्रेगोंडा और जो बोशे थे, इनके चित्रों में रोमांटिक, मिथिक, कथाएं, सुखद दृश्य, ये सब दिखाया जाता था। इन चित्रकारों के कार्यों में प्राकृतिक दृश्य को दिखाया जाता था, सुंदर व्यक्ति की चित्र मतलब सुंदर सुंदर बनाई जाती थी, व्यक्तियों की पेंटिंग। आपने देखा होगा मोनालिसा की पेंटिंग, आपने उस समय वैसे तो रोरोक्को काल की नहीं है, बट आपने उसी साइंटिफिक रेवोल्यूशन के टाइम की है, मतलब रोरोक्को काल जो है उसमें आपने देखा होगा मोनालिसा, सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई जाती थी। अगर आप कभी सर्च मार के गूगल पे देखो तो उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई जाती थी, जो विलासतापूर्ण वस्त्र संयोजन से देखा जाता था। अब देखते हैं आंतरिक सज्जा में रोरोक्को काल का क्या योगदान था। आंतरिक सज्जा यानी महल, जो भी उनके वहाँ के चर्च, मतलब जितने भी घर जो होते थे, उसमें जो आंतरिक सज्जा होती थी रोरोक्को कला शैली में, उसके बारे में। तो रोरोक्को कला शैली आंतरिक सज्जा में भी विशेष रूप से प्रचलित थी उस समय रोरोक्को काल में। इसी शैली में सजावट के लिए हल्के रंगों का उपयोग किया जाता था, दर्पणों का उपयोग किया जाता था। आपने देखे होंगे पुराने चर्च या बंगलो देखे होंगे वहाँ यूरोप के, तो आपको मिलेगा हल्के हल्के रंग के होते हैं वहाँ के, और बहुत सारे शीशे लगे होते हैं। गिलेटिन का उपयोग किया जाता है। दीवारों और छतों पर फर्नीचर का जटिल नक्काशी चित्रकला आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने चर्च देखा होगा पुराने, आप गूगल पे एक बार सर्च मार के देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फ्रांस में व्यवसाय महल आप देख सकते हैं सर्च मार के। जर्मनी का पोर्ट सैमडन देख सकते हो आप, सोसा महल देख सकते हो। ये सब आंतरिक सज्जा के लिए बहुत ज्यादा उत्कृष्ट उदाहरण है आपके लिए। आप इसको सर्च मार के गूगल पे देखिएगा, आपको पता लग जाएगा क्या क्या सजावट होती थी, सुंदरता होती थी। बेसिकली आपका रोरोक्को कला सजावट पे ही है, ये महलों की सजीवता और भव्यता को दिखाता था। अब देखते हैं रोरोक्को कला की वास्तुकला में कैसे क्या योगदान था। तो रोरोक्को कला का वास्तुकला में हल्के सुंदर डिजाइन का उपयोग होता था। आप ये समझ सकते हो पूरा रोरोक्को कला में रंग का उपयोग हल्का ही होता था। इसमें बरोक्को की भव्यता की बजाय क्या होता था, अधिक सूक्ष्म और सजावटी तत्वों पर प्राथमिकता दी जाती थी। अब बहुत छोटे छोटे डिजाइन की जाती थी पेंटिंग्स में, मूर्ति में, आप वास्तुकला, इन सब चीजों में। तो वास्तुकला क्या होता है? मूर्ति या कह सकते हो आप कोई घर बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, तो वास्तुकला में मूर्ति बनाना, तो ये सब आ जाता है। तो वास्तुकला के उदाहरण में आप चर्च भी ले सकते हो, महल ले सकते हो, निजी निवास ले सकते हो, किसी का घर जिसमें जटिल नक्काशी होती थी, मतलब बहुत सुंदर डिजाइन की जाती थी, सजावटी अंदर मॉडलिंग, रंगीन पेंटिंग्स का उपयोग किया जाता था। जर्मनी में विच चर्च जो है, जो चेक गणराज्य में चर्च ऑफ सेंट जॉन जो है, ये सब इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। इसको आप सर्च मार के भी देख सकते हो कि इस मतलब पेंटिंग्स की कैसी थी। आप वास्तुकला देख सकते हो, जो मैंने आपके नाम बताई कैसी थी उस समय की। अब देखते हैं फर्नीचर और सजावटी कला में कैसे इसका योगदान था। रोरोक्को कला शैली फर्नीचर पे भी बहुत ज्यादा इसका योगदान था, मतलब फर्नीचर पे भी बहुत ज्यादा नक्काशी की जाती थी रोरोक्को शैली में। तो इस शैली में फर्नीचर में असीमता, हल्कापन, जटिलता, नक्काशी का उपयोग किया। आपको भी फर्नीचर बन रहा है, कुर्सी, टेबल, मेज, अलमारी, ये सब इसमें शामिल होते थे। इसमें फूल पत्ती, घुमावदार रेखाएं, इन सब का उपयोग किया जाता था। इसी को क्या कहते हैं, आंद्रे चार्ल्स और जो बॉल थॉमस है चिम्पेडर, इसमें शामिल है। तो यही सब रोरोक्को शैली कहलाती है। प्रभाव और विरासत में रोकोको कला देखते हैं। तो रोकोको कला ने यूरोप के विभिन्न हिस्सों में अपनी छाप छोड़ी, क्योंकि हर जगह डिजाइन 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 देखने को मिलता था। हालांकि इस शैली की आलोचना भी बहुत ज्यादा हुई थी, अत्यधिक सजावटी और कृत्रिम बनाया गया था, लेकिन सौंदर्य और सजावट पर जोर देने के प्रभाव आज भी कला डिजाइन में देखा जाता है। आज भी देखते होंगे, आपको कोई सामान लेना हो या आपको कोई बनाना, सजावटी पे बहुत ज्यादा डिजाइन ध्यान तो दिया ही जाता है। 18वीं शताब्दी के अपराध में नियो क्लासिकल आंदोलन का उदय के साथ साथ क्या हुआ, रोकोको शैली का जो प्रभाव है वो कम होता गया। जब नियो क्लासिकल युग आने स्टार्ट हुआ वैज्ञानिक क्रांति के बाद, तो क्या हुआ, ये जो शैली थी उसका उपयोग बहुत ज्यादा कम होने लगा। लेकिन सजावटी भव्यता और हल्केपन की जो प्रतिष्ठा थी वो अभी तक जीवित है। मतलब जब नियो क्लासिकल युग आया यूरोप में, तो ये जो शैली है वो कम होने लगी, मतलब ज्यादा लोग सजावटी नहीं रखने लगे, पर इसमें जो रंग का उपयोग था और जो इसमें कुछ सजावटी भव्यता थी वो आज भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं रोकोको कला ने अपने समय में न केवल कला, वास्तुकला, चित्रकला, इन सब की निविदा में क्या लाया, भविष्य में सजावटी शैलियों को भी शामिल किया। तो आप ये भी समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं तीसरा टॉपिक हमारा है आहार दंगे। ये भी मेन इंपॉर्टेंट है। आप सबका कमेंट आ रहा था कि मैम थर्ड यूनिट करवाइए। तो थर्ड यूनिट जो मैंने नहीं करवाया उसमें कई टॉपिक है, तो ये तो आप जरूर देखिए, क्योंकि मैंने ये यूनिट नहीं करवा रखा है, इसलिए आप इसमें देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो आहार दंगे क्या था? आहार दंगे यानी जो फूड राइट था, ये सामाजिक और आर्थिक असंतुलन के कारण
परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला एक दंगा है। मतलब जब मतलब खाने की कमी हो जाती है, अकाल पड़ जाती है जैसे, तो उस समय जो दंगे होते हैं, आहार दंगे, मतलब प्रोटेस्ट होता है किसानों द्वारा, लोगों द्वारा, उसी को आहार दंगे कहा जाता है। अब ये यूरोप में भी हुआ था, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, जो कि आमतौर पर खाद्य पदार्थों की कमी और कीमतों में अचानक जो वृद्धि हो जाती है इसलिए हुआ था। क्या हुआ था? वैज्ञानिक क्रांति के समय में क्या हुआ था, जो फ्रांस था वहां पे ये हुआ था। इस दंगे के इतिहास में विभिन्न समयों पर विभिन्न स्थान पर जटिलता हुई, इन समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा इससे। और दंगे अक्सर नीति, प्राकृतिक आपदा, आर्थिक संकटों के कारण होते हैं। मतलब आपदा क्यों होती है? या तो सरकार की अच्छी नीति ना हो किसानों के प्रति, चाहे प्राकृतिक आपदा आ गई हो कोई और फसल नष्ट हो गई हो, चाहे आर्थिक संकट आ गया हो, किसानों के पास उगाने के पैसे ना हो, तो इसी मारे क्या होता है, किसी देश में क्या होती है, आर्थिक संकट आती है और असंतोष की भावना बढ़ती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो आहार दंगों ने अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था? आप देखिए थर्ड यूनिट में हमारा ये दे रखा है, जो फ्रांस था, फ्रांस में रोटी की कमी और उच्च कीमत आने से फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बड़े पैमाने पर दंगे उत्पन्न। आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा होगा। फ्रांसीसी क्रांति की नींव जो है वो जो आपकी दंगे हैं इसने ही डाली थी। वहां पे क्या है, ब्रेड, रोटी तो नहीं कह सकते हम, रोटी भी कह लो, ब्रेड जो होता है वहां के लोग ज्यादा ब्रेड खाते हैं। तो पर आपके लिए रोटी इसलिए सही है क्योंकि ये भी गेहूं से बनता है, वो भी गेहूं से बनता है। तो जो उपज थी वो कम हो गई, और वो उपज के कम होने से क्या हो गई, लोगों तक स्टॉक कम हो गया भंडार का, और अनाज नहीं पहुंचने लगा। तो मार्केट में क्या हुआ, बहुत ज्यादा महंगा बिकने लगा ब्रेड, और क्योंकि किसानों के पास है भी नहीं, वो बेचेंगे भी कहाँ से। तो इस काल में जनता का मुख्य भोजन ये थी, और इसकी कमी से व्यापक और असंतोष लोगों में बहुत ज्यादा भर गया, क्रोध भर गया, क्रांति आ गई, लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो 19वीं शताब्दी में आयरलैंड में आलू अकाल आया। ये रोटी अकाल था, और आयरलैंड में क्या आया था, आलू का अकाल आया था। ये व्यापक भूखमरों और आहार दंगे हुए यहाँ पे, जिसमें हजारों लोग मारे गए और पलायन भी बहुत लोगों ने करा। आधुनिक समय में भी आहार दंगे होते रहे हैं। तो 2007 से 8 तक में वैश्विक खाद्य संकट के दौरान भी अफ्रीका, एशिया से लैटिन अमेरिका जैसे देश में जब आहार दंगे होने लगे। इनका मुख्य कारण है खाद्य पदार्थ को जो कीमतें कमी हो जाती है, गरीब मध्यम वर्ग लोगों में भोजन का खरीदना कठिन हो जाता है क्योंकि महंगा हो जाता है। इस संकट ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को उजागर किया था। अब इसके कारण क्या थे? आहार दंगों के प्रमुख कारण खाद्य पदार्थ की कमी होती है, आपको पता है, या प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे संघर्ष हो, चाहे लड़ाई चल रही हो देश में किसी देश की, या सरकार की अच्छी नीति ना हो, तो क्या होता है, खाद्य संकट तो आता है। इसके ही कारण होते हैं। खाद्य पदार्थ की कमी आमतौर पर खराब मौसम, सूखा, बाढ़, आपदा, इन सब के कारण भी होता है। तो इस संघर्ष के दौरान खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाती है, जिससे भोजन की उपलब्धता कमी हो जाती है और असमानता हो जाती है, और आहार दंगे जो है वो भड़कने स्टार्ट हो जाते हैं, और गरीब लोगों तक जो है ये नहीं पहुंच पाता क्योंकि ये बहुत महंगा हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ था फ्रांस में। तो आपको यही लिखना है कि फ्रांस में क्या हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, इसके प्रभाव। आहार दंगे ने सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ा दिया। ये दंगे अक्सर सरकार के खिलाफ व्यापक विद्रोह करते थे। आपको पता होगा यही दंगे हुए थे, फ्रांसीसी क्रांति आपने पढ़ी होगी, फिर जो वहां का राजा था उसको मार दिया गया था। तो यही सब आपको लिखना है इसमें। आहार दंगे ने परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शासन बदलाव, नीतिगत सुधार, कभी कभी क्रांति भी ला देते हैं ये। इसके अलावा आहार दंगे समाज में तनाव, विभाजन, इन सबको भी बढ़ा देते हैं। ऐसा ही हुआ फ्रांसीसी क्रांति में भी। उसके बाद समाधान की आवश्यकता है। इसका आहार दंगे को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा नीतियां, कार्यान्वयन, आपातकालीन खाद्य भंडार निर्माण, इन सब का हम उपयोग कर सकते हैं, और पर उस समय नहीं हुआ तो इसलिए खाद्य दंगा भड़का। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि आहार दंगे ने सामाजिक और आर्थिक असंतुलन, संकट पैदा होते हैं। इसके कारण प्रभाव समझकर नीतिगत सुधार, प्रभावी उपायों के माध्यम से हम इसे रोका जा सकता है। तो बहुत सारी नीतियां बना के हम इसे रोक सकते हैं। आहार दंगों का समाधान तत्काल प्रदान नहीं बल्कि दीर्घकालिक समय में न्याय संगत नीति के माध्यम से इसको संभव बनाया जा सकता है, पर नहीं बनाया, इसलिए उस समय यूरोप में हुआ था। तो मैंने आपको थोड़ा अलग बताया है, बट क्या है, आप इसमें बस फ्रांस को जोड़ के बता दीजिएगा। अब देखते हैं बरोक्को कला। तो आपको कम से कम 3, 5, 6 टॉपिक दिया जाएगा, उसमें से कोई 2 करने हैं, तो कोई भी आ सकता है, इसलिए आपको सारे याद करके जाने हैं। क्यों, बहुत ईजी है ये। आपको 300 वर्ड में लिखना है, आप बना के लिख दोगे अगर आप समझ गए तो, क्योंकि मैं इतने ईजी वे में बता रही हूँ। तो बरोक्को कला जो है वो 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में उभरी थी, और ये क्या थी, एक ये समृद्ध नाट्य कला शैली थी। मतलब बरोक्को कला एक कह सकते हो आप, एक नाटकीय कला थी। यह कला शैली जो है वो पुनर्जागरण और जो मैग्नेटिज्म के बाद अवधि में विकसित हुई थी। मतलब पुनर्जागरण के बाद क्या हुई थी, ये यूरोप में विकसित हुई थी, जिसने भव्यता, गतिशीलता और भावनात्मक विषय पर जोर दिया था। नाटक के माध्यम से लोग क्या करते थे,
अपने दैनिक जीवन को बताते थे, उस काल में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते थे। जैसे आज हम पिक्चर में देखते हैं ना, पिक्चर होती है कि हमारे आसपास की घटना के बारे में बताते हैं, हर चीज़ के बारे में, तो वैसी थी। बरोक्को कला ने पेंटिंग, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत सहित बहुत सारी कला थी इसमें विकसित हुई थी, छाप छोड़ी। तो संगीत भी, मूर्तिकला भी, वास्तुकला भी, पेंटिंग, ये सब इस कला की देन थी। इसकी विशेषता क्या थी? बरोक्को कला की प्रमुख विशेषता थी इसकी नाटकता। वैसे तो इसमें वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत ये सब फेमस हुए थे, पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय इस कला में कह सकते हो आप बरोक्को कला में नाटक था। इसने प्रकाश पर और छाया और लोगों में कुशल इसका उपयोग किया, जिसे चित्र और मूर्तियों, गहराइयों इसके माध्यम से दर्शाया गया था। बरोक्को कलाकारों ने गतिशील रचनाओं, जिससे जटिल डिजाइन और विस्तृत विवरणों का उपयोग किया, लोगों को इमोशनल को अपने तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए। और क्या हुआ, इससे दर्शकों में और जो नाटककार थे इनके बीच में एक संबंध स्थापित हुआ। इस काल की चित्रकला भी बहुत फेमस थी, जैसे रोरक्को काल की थी वैसे बरोक्को काल की भी। बरोक्को चित्रकला में नाटक के प्रकाश और छाया का उपयोग किया जाता था। अब इस कला में जैसे कि फिल्म से रिलेटेड, नाटक से रिलेटेड, या इस काल की जो चित्रकला थी, आपको कोई मान लो इस काल में जो भी चल रहा था उससे रिलेटेड पेंटिंग बना दी, समाज से रिलेटेड दिखाने के लिए, तो वैसी चित्रकला थी। कैवेरगिरियो, रेबांड और पीटर पॉल रूबेस इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो ये जो मैंने बताया, कैरवागियो, रेबांड, पीटर, तो ये सब उस काल के क्या थे, फेमस पेंटर थे। कैरवागियो का जो तकनीकी उपकरण है वो बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब जिससे चित्र और जीवंत नाटक के बहुत सारे बन जाते हैं। इसके चित्रों से आप ये बता सकते हो बहुत सारे नाटक, मतलब आपको देखने की जरूरत, मतलब जरूरी नहीं है नाटक को आप सुनो देखो, मतलब वो वाला चित्रकला के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे नाटक होते हैं जिसे दिखाया जा सकता है। रेबांड ने इसी तकनीक का उपयोग करते हुए क्या करा, गहरे भावनात्मक चित्र बनाए, मतलब इमोशनल वाले। जो प्रसिद्ध पेंटिंग इनकी थी वो थी द नाइट वॉच, इसमें शामिल है। रूबेंस ने अपने विशाल गतिशील चित्रों के माध्यम से धार्मिक और पुराने विषयों पर चित्रण किया। अब देखा होगा चित्र के माध्यम से, मैं अगर आपको इंडियन के हिसाब से सुनाऊं तो हम देखते हैं कि हमारे पुराण वेदों उसके बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा, आप अगर अयोध्या जाओ या कहीं जाओ तो आपको अयोध्या आप जाओ, वहाँ आपको देखा होगा आपने न्यूज में भी पूरे रामायण को चित्रकला के माध्यम से बताया जा रहा है। तो जरूरी नहीं आप रामायण देखो, आप चित्रकला के माध्यम से भी समझ सकते हो रामायण में क्या क्या कांड हुए थे। तो वैसे ही डिटो वैसे ही आप मान सकते हो कि पुरानी कथा को चित्रण के माध्यम से दिखाया जा रहा था। उसके बाद वास्तुकला में देखें तो बरोक्को वास्तुकला में भव्यता और सजावटी तत्वों का विशेष महत्व था। इसमें विशाल गुंबदों का, जटिल नक्काशी का, विस्तृत आंतरिक सज्जा जैसे रोरक्को काल की थी वैसे इसमें होता था। इटली में सेंटर पीटर जो बेसिलिका का नया डिजाइन बरोक्को वास्तुकला से ही उत्तीर्ण किया गया है। अगर आपने ये पीटर बेसिलिका दिखाओ तो इसी जो शैली है इसमें बनाया गया है। जैसे हम कहते हैं ना हमारे भारत में द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, तो वहाँ की शैली यही वाली थी बनाने की। इसके अलावा फ्रांस में जो व्यवसाय महल है वो भी आप देख सकते हो, जर्मनी का ट्रेडेन के महल, ये सब आप देख सकते हो, ये सब उसकी वास्तुकला के एक उदाहरण है। मूर्तिकला, बरोक्को मूर्तिकला में गतिशीलता, यथार्थवाद और नाटकीय का प्रभुत्व था। जो जियान लॉरेंज बर्निनी थे इस शैली के प्रमुख मूर्तिकार थे, सबसे प्रसिद्ध थे ये। जो बर्निनी की मूर्ति, उनके विषयों में जीवांत भाव, गतिशीलता को उदाहरण मिलता है, मतलब उनकी इतनी अट्रैक्टिव मूर्ति होती थी। उनकी प्रसिद्ध मूर्ति है एक्टसी ऑफ सेंट थायरेसो, ये उनकी बहुत ज्यादा फेमस मूर्ति है। संगीत भी उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित था। बरोक्को कला में संगीत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस कला में संगीत जटिलता, संरचना और भावनात्मक गहराई छोड़ता था। जोहान सेबास्टियन बाख, जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल, ये सब एंटोनिया, ये सब क्या थे, बहुत प्रमुख उस समय के संगीतकार थे। अब इसका प्रभाव और विरासत देखते हैं। तो बरोक्को कला ने यूरोपीय संस्कृति पर क्या करा, गहरा प्रभाव छोड़ा। आज भी हम इसको देख सकते हैं, इसी शैली में बनती है, यही विरासत चलती है, यही कल्चर आज भी है। इस शैली का उपयोग नाटक रूप में महत्वपूर्ण स्थापित किया गया था उस समय। बरोक्को कला ने केवल तत्कालीन समाज में धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति, बल्कि भावनात्मक और यथार्थवादी व्यक्तियों की माध्यम की कला में नई नई ऊंचाइयां हासिल भी की थी। उसके प्रभाव के बाद भी इस शैली ने रोरक्को न्यू क्लासिकल कला में भी देखी गई। जैसे मैंने आपको बरोक्को काल पढ़ाया था, तो न्यू क्लासिकल युग में वो खत्म हो गया था, और जो रोरक्को का जो है वो चालू ही रहा था। तो बरोक्को कला ने अपनी नाटकता, भव्यता, गहराई के माध्यम से कला, संस्कृति, इन सब में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलियम शेक्सपियर। तो आपने इनके बारे में सुना होगा, इंग्लिश में इसका बहुत योगदान है। ये एक साहित्यकार थे, एक लिटरेचर थे। तो जो विलियम शेक्सपियर है, इनका काल जो है 1564 से 1616 तक था। अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार और कवि के रूप में इसे जानते हैं। उनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। वे अपने अद्वितीय नाटक इन सब के लिए बहुत ज्यादा क्या थे, प्रसिद्ध थे। शेक्सपियर के जो कार्य थे उसमें न केवल साहित्य थे,
बल्कि इन्होंने अपने जो परिदृश्य से उससे पश्चिम जो संस्कृति है उस पर गहरा प्रभाव डाला था। जो आज हम पश्चिमी संस्कृति देखते हैं नाटक में, अंग्रेजी जो हम नाटक देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अंग्रेजी भाषा का प्रचलित है, उनमें विलियम जो है शेक्सपियर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। नाटक के कला में जो विलियम्स थे, इन्होंने अपने जीवन काल में 29 नाटकों की रचना की थी और इनकी सबसे फेमस जो त्रास कॉमेडी, ये उनकी बहुत फेमस जो इतिहास में विभाजित किया गया है इनको। इनकी जो फेमस कृतियां हैं अगर उसको आप जाने तो उसमें है हैमलेट, मैकबेथ, एंथेला, किंग लियर, ये सब उनके प्रमुख प्रमुख नाटक है। ये नाटक मानव प्राकृतिक नैतिकता, अस्तित्व पर गहरा प्रश्नों की जांच करना, इन सब के ऊपर ये फिल्में मतलब बनाई गई है और ये उस काल की बहुत ज़्यादा फेमस कॉमेडियन और ऐसी पिक्चर से होती थी। तो इन्होंने अपने इन सब के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से जो यूरोपीय पश्चिम जो संस्कृति है, कल्चर है, उस पर आज भी इनका प्रभाव है, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है इनका। कविता, ये कविता भी लिखते थे। शेक्सपियर की जो काव्य प्रतिभा है वो उनमें 154 उन्होंने सनेट्स और लंबी कविताएं जैसी लिखी थी। उसमें वे प्रेम, समय, सौंदर्य, मृत्यु जैसे विषय जो होते थे इन सब पे वो लिखते थे। सोनेट साहित्य उत्कृष्ट उत्तम मानव जो है उसमें मानी जाती थी। उनकी लंबी कविताएं जैसे वीनस एंड अडानस और द रेप ऑफ लुक्रेस, ये सब उनकी प्रसिद्ध क्या थी, कविता थी। भाषा और शैली का अगर देखते हो तो शेक्सपियर का जो भाषा प्रभावी था वो अष्टमी था। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लगभग 1700 नए शब्दों का उपयोग किया था और आप अगर इंग्लिश में ऑनर्स करते भी हो तो आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में पढ़ना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा योगदान इनका रहा है। उनकी काव्यात्मक जो है गद्य शैली, अद्वितीय रूप, इनके अलंकार मतलब एकदम सजावटी गहराई छाप छोड़ते हैं। थिएटर और प्रदर्शन में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शेक्सपियर का ग्लोबल थिएटर उनके नाटकों के प्रदर्शन से बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज भी लोग देखते हैं। थिएटर और जो उनके नाटक की जनता तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। थिएटर ने जो वो लिखते थे वो थिएटर के माध्यम से दर्शाया जाता था, मतलब पिक्चरों के माध्यम से कह सकते हो। एक राइटर भी थे जो जैसे हम कहते हैं ना राइटर्स पिक्चर लिखते हैं, और तो उनके नाटकों में सार्वभौमिकता और मानवता, अद्भुत गहराई, लोकप्रियता और गहराई, मतलब इनकी जो पिक्चर्स होती थी उनको बहुत ज्यादा लोग पसंद करा करते थे। आज भी विश्व भर में थिएटर उनकी विश्व और चरित्र भाषा में देखी जाती है। आज भी जो थिएटर है वो उनके नाम पे ही क्या करी जाती है, चलाई जाती है। विरासत कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर की साहित्य विरासत अतुलनीय थी, जो आज भी पश्चिम संस्कृति में सबसे ज्यादा यही देखी जाती है। उनके कार्यों में साहित्य, थिएटर और कला भी थी, इन सब पर उन्होंने गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी रचना न केवल शैक्षिक अध्ययन का विषय है बल्कि आज भी जो पढ़ने वाले लोग हैं वो मनोरंजन और प्रेरणा प्रदान करते हैं इनसे। शेक्सपियर का जो योगदान है साहित्य में वो संस्कृति और अद्वितीय है। ये सदियों तक विश्व में महत्वपूर्ण सम्मानित लेखों में से एक बने रहे। आज भी हम देखते हैं कि शेक्सपियर को बहुत उच्च नजरिए से देखा जाता है साहित्य के में। चलिए अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो मैंने हो गया। आप ध्यान से सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसमें आपके 2 ऑप्शन आएंगे, चाहे आप शॉर्ट नोट करिए चाहे आप मैप वाला क्वेश्चन करिए। तो मैंने, अगर आपको शॉर्ट नोट करना होगा तो शॉर्ट नोट में आगे ये सब आ सकते हैं जो मैंने करा दिया। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक मैप वाला क्वेश्चन देंगे, आपको मैप भरना है और जो मैप में आप भर रहे हो उसके बारे में आपको 2-2 लाइन लिखनी है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही और वाला क्वेश्चन है, अथवा आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही आपको पेपर फॉर्मेट होगा। तो देखते हैं, सेकंड बन सकता है कि यूरोप, जो आपका मैप वाला क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा आएगा कि यूरोप में दिए गए मानचित्र पर प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में 1550 से 1800 के बीच वैज्ञानिक क्रांति और जो प्रबोधन और जो कला साहित्य हुए थे, जो हम इनके बारे, इन्हीं से रिलेटेड किन्हीं 5 शहरों को अंकित करिए। अब देखिए, क्योंकि पूरा सिलेबस इन्हीं पे बना है, वैज्ञानिक क्रांति, प्रबोधन काल, कला साहित्य, तो इनमें से कुछ भी आ सकते हैं इनके बारे में। आप 5 शहर जो है उसको आपको जो आपके मैप है उसमें आपको बताना है, मैप में मैप आएगा आपका, और 2-2 पंक्तियों में अपनी पुस्तिका में लिखना है उनके बारे में। अब जो शहर को आप मैप में डाल रहे हो ना, उस शहर के बारे में आपको 2-2 लाइन लिखनी होगी अपनी आंसर शीट में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो अगर आए तो आप भर सकते हो इसको, क्योंकि विज्ञान जो कला साहित्य प्रबोधन काल से जो महत्वपूर्ण शहर है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला है पेरिस। तो पेरिस, आप मैप जो होगा वो देख लीजिएगा कि फ्रांस का है, फ्रांस में आप फ्रांस को आप टिक लगा दीजिए क्योंकि फ्रांस आपका एक क्या है, कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान वाला क्षेत्र है। अब फ्रांस के फेमस कौन थे, जो वहाँ के जो फेमस लोग होंगे उसके बारे में लिखोगे ना, वो किस देश के, तो वोल्टेयर थे। वोल्टेयर का योगदान क्या था आप लिखोगे 2 लाइन में। वोल्टेयर 18वीं शताब्दी के एक प्रमुख दार्शनिक और लेखक थे जिन्होंने प्रबोधन काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो प्रबोधन काल से रिलेटेड हो गया ये। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता और मानवाधिकार जैसे संघर्ष कार्य उन्होंने क्या कहा था, उसकी धर्म की आलोचना की थी। एक लाइन हो गया। दूसरी लाइन, वोल्टेयर ने अपनी
दार्शनिक विचारों को बढ़ावा दिया और अपने समय के अन्य प्रमुख विचारकों को संवाद और फ्रांस में यूरोपीय प्रबोधन का विचार प्रेरित किया। तो आपने 2 लाइन लिख दिया। अब ये कहाँ के थे, वोल्टेयर के बारे में लिखा 2 लाइन, और जो जिस शहर के थे उस शहर का नाम लिख दीजिए बस, और इसको मैप में क्या है इस शहर को दिखा दीजिए, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। चाहे आप फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 ऑप्शन आएगा, चाहे आप नोट करिए, चाहे आप ये 2 मतलब मैप वाला क्वेश्चन करिए। तो मैं आपको मैप वाला करा रही हूँ। सेकंड है कि रेने डेकार्ट। तो रेने डेकार्ट जो है वो कहाँ के थे, ये भी फ्रांस के थे। तो फ्रांस के, क्योंकि आपका आएगा किसी एक शहर के को अंकित कर रहे हैं मैप में, और जिस शहर को अंकित कर रहे हो उसके 2 लोगों के नाम बताने हैं। तो एक का नाम बता दिया, दूसरे का नाम रेने डेकार्ट है। तो रेने डेकार्ट एक प्रमुख दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने आधुनिक पश्चिम दर्शन पिता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये जो आधुनिक पश्चिम दर्शन है उसके गणित और जो दार्शनिक है, गणित दार्शनिक में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, इसलिए गणित दर्शन के इसको पिता भी कहा जाता है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये उनकी विचारधारा की नींव है। एक लाइन हो गया। दूसरी लाइन में आप लिख सकते हैं डेकार्ट ने जो ये थी मेडिटेशन ऑफ फर्स्ट फिलॉसफी, तो और द सोर्स ऑफ द मैथड्स जैसी महत्वपूर्ण कृतियां जो है वो ज्ञान विनाश में यानी प्रबोधन काल में, एलाइटमेंट में उन्होंने क्या की थी, विस्तृत की थी। तो आप 2 लाइन लिख दोगे, और ये फ्रांस के थे। आप मैप में फ्रांस को अंकित कर दीजिएगा और 2 लाइन उनके बारे में लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। तो और आ सकता है कि अगर लंदन से पूछे आपको, तो आपको याद करके जाना है फ्रांस कहाँ है, लंदन कहाँ है। अगर लंदन से अगर आपको लंदन भरना हो तो लंदन से 2 आते हैं महत्वपूर्ण, एक है आइजैक न्यूटन, ये गलत हो गया है, तो आइजैक न्यूटन, और दूसरे विलियम शेक्सपियर। तो ये दोनों लंदन से आते हैं। तो आप इन दोनों को अंकित कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया न्यूटन और विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो ये दोनों कहाँ से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं। तो इंग्लैंड को आपको अंकित करना पड़ेगा और इनके बारे में 2 लाइन लिखना पड़ेगा। तो अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे, मैंने आपको इन दोनों के बारे में ऊपर पढ़ा रखा है, तो उसमें से 2 लाइन जो भी आपको याद हो गया या माइंड में छप गया उसको छाप दीजिएगा। जो आइजैक न्यूटन है उसकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक गणित में इनका योगदान था, ये लिख दोगे। प्रिंसिपिया की बुक थी, न्यूटन ने गति के 3 नियम, इन सब पे और वैज्ञानिक क्रांति में की नींव रखी। 2 लाइन ऐसे लिख दोगे। विलियम शेक्सपियर नाटककार थे, इन्होंने इनकी कृति के बारे में लिख दोगे। इन्होंने ये अपनी कृति किस किस चीज पर लिखते थे इसके बारे में लिख दोगे, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था। अब इटली से अगर आपको इटली भरना हो तो इटली से 2 लोग आते हैं, गैलीलियो आते हैं और लियोनार्डो दा विंची आते हैं। अब गैलीलियो के बारे में, अब अगर आप इटली भर रहे हो मैप में, तो आप गैलीलियो और लियोनार्डो दा विंची के बारे में भर दीजिए, क्योंकि ये दोनों वहां से आते हैं। गैलीलियो ने क्या करा था, खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने एक टेलीस्कोप का आविष्कार किया था जिससे खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बस 2 लाइन आपको लिखना है नाम डाल के, आपके मैप के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। अब लियोनार्डो दा विंची एक प्रमुख क्या थे, चित्रकारिता, मूर्तिकारिता, इंजीनियर, ये सब थे, मतलब बहुत सारी। और उनकी जो फेमस पेंटिंग है मोनालिसा और द लास्ट सफर, आपने मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, वो इनके द्वारा ही बनाई गई है। दा विंची शरीर संरचना, गहन अध्ययन, इन सब पे क्या करते थे, लिखते थे और डिजाइन बनाते थे। ये हो गया। अगर आप बर्लिन भरना चाहते हो यानी जर्मनी भरना चाहते हो, जर्मनी के बर्लिन से आते हैं इमैनुएल कांट और अलेक्जेंडर जो वान हम्बोल्ट है। तो ये कौन थे, तो हमारे जो कांट है 18वीं शताब्दी की प्रमुख दार्शनिक थे। इनकी कृति है, आप देख सकते हो। आप इसके बारे में भी 2 लाइन लिख दीजिएगा, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं आपको ऐसे ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको ये मैप वाला क्वेश्चन है। आपको अगर मैप आप याद रख लीजिएगा, मैप में आपको 5 शहर को याद करके चले जाइएगा जिसमें मतलब वैज्ञानिक क्रांति में जिसने रोल निभाया है। तब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका शॉर्ट नोट आएगा, अथवा अगर आपको शॉर्ट नोट नहीं करने तो आपके मैप का क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको बताया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि इस मत की सदारोहण व्याख्या कीजिए कि वैज्ञानिक क्रांति ने प्राकृतिक एवं ब्रह्मांड संबंधित विचारों में महान परिवर्तन किया। आपको ये बताना है कि आपको ये व्याख्या करना है कि वैज्ञानिक क्रांति ने कैसे प्राकृतिक में और ब्रह्मांड संबंधित लोगों के बीच विचारधारा थी, मानसिकता थी, उसमें एक गहरा परिवर्तन किया, महान परिवर्तन किया, जो आज भी हम देखते हैं। मतलब पहले लोग ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते थे और आज क्या सोचते हैं, ये महान परिवर्तन हुआ। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसके आंसर देखते हैं हमारा आज का वैज्ञानिक क्रांति और ज्ञानोदय का इंट्रोडक्शन पहले यानी परिचय। तो वैज्ञानिक क्रांति और ज्ञानोदय का युग जो है उसे ज्ञानोदय भी कहा जाता है, जिसे तर्क युग भी कहा जाता है। मतलब जो वैज्ञानिक क्रांति है इसे वैज्ञानिक क्रांति, ज्ञानोदय और तर्क युग भी कहा जाता है। तर्क युग क्यों कहा जाता है, तर्क यानी होता क्या है, तर्क यानी होता है किसी भी सवाल पे अपने क्वेश्चन ला देना, मतलब तर्क करना। तो तर्क, इसमें बहुत ज्यादा तर्क होता था, इसलिए इसको तर्क युग भी कहा जाता है। तो ये एक बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलन था, जैसे आपने पढ़ा होगा पुनर्जागरण भी क्या था, एक बौद्धिक एक दार्शनिक आंदोलन था। तो वैज्ञानिक क्रांति भी एक बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलन था। क्यों, क्योंकि इसमें बुद्धिजीवियों द्वारा बहुत सारा क्या हो रहा था,
मानवतावाद पे जोर दिया जा रहा था, नए नए आविष्कार हो रहे थे, लोग वैज्ञानिक पे ध्यान देने लगे थे। तो इसी को कहते हैं बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलन, क्योंकि दार्शनिक लोगों ने मतलब फिलोसफर और जितने भी बौद्धिजीवी थे यानी साइंटिस्ट वगैरह थे, उन लोगों ने आविष्कार करना और बुक प्रचार के माध्यम से इसका प्रचार करना स्टार्ट किया था। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ था, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप में वैश्विक प्रभावों के साथ ये हुआ, मतलब 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच ये हुआ। और कहाँ पे हुआ, ये पश्चिम यूरोप में इसका प्रभाव सबसे पहले दिखना स्टार्ट हुआ। इसका प्रबुद्ध में मानवीय खुशी के मूल्य, तर्क और इंद्रियों की साक्षी के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की खोज और प्राकृतिक कानून, स्वतंत्रता, भक्ति और सहिष्णुता के आदर्शों पर केंद्रित था। ये यानी बताती हूँ एक एक करके है क्या, मतलब मानवीय खुशी यानी अब लोग मानवतावाद पे जोर देने लगे थे। मतलब आपने पढ़ा होगा पुनर्जागरण में, मैंने आपको पढ़ा रखा था पिछली बार सेमेस्टर 18 में कि मानवतावाद होता क्या। मानवतावाद यानी लोग अपने पे ध्यान देने लगे थे, अपना विकास करने पे, तो बिजनेस करने पे, और लोग चर्च का, पॉप का या अदरवाइज जो भी अंधविश्वास उस पर ना विश्वास करके अब लोग अपने पे खुशी, मानव मूल्य पे ध्यान देने लगे थे। इंद्रियों के साक्ष्य के माध्यम से, यानी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की खोज, यानी किसी की बात सुन के ना मान लेना। इंद्रियां क्या होती है, हमारे आंख, नाक, कान, हाथ होते हैं। तो अगर आप आंख से ना देखो, नाक से ना सुनो, कान और हाथ से छुओ ना, या आंख से देखो ना, तो उस चीज को ना माने। तो इंद्रियों मतलब अगर आप छू रहे हो या सूंघ रहे हो या महसूस कर रहे हो, तो उस चीज को ही मानो आप, यानी ऑथेंटिक चीज को ही आपको मानना है, जो आपकी इंद्रियां से आप रिलेट कर पा रहे हो। तो उस चीज की इसमें खोज हुई। यानी जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार करा तो आप देख सकते थे प्लेनेट को। तो फिर क्या हुआ, फिर हमें पता लगा इसके बारे में, बहुत सारे हमें ब्रह्मांड के बारे में। और पहले तो लोग बताते थे पर हमें ऑथेंटिक में जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास टेलीस्कोप नहीं था। ऐसी बहुत सी चीज थी, मतलब इंद्रियों का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा। तो प्राकृतिक कानून, स्वतंत्रता, प्रगति, सहिष्णुता, यानी अब किसी भी धर्मों को मतलब एक समान मांगने की बात की थी। मतलब अब धर्म को इतना, धर्म का वर्चस्व समाप्त करने की बात की थी, धर्म को मानो पर अंधविश्वास को ना मानने की बात की थी, भाईचारा की बात की गई थी, कि सभी जो है वो एक साथ मिलकर रहेंगे। संवैधानिक सरकार, यानी एक संविधान द्वारा क्या होगा, सरकार को मतलब चलाया जाएगा। पहले क्या था, निरंकुश शासन था, राजतंत्र था, उसके बाद क्या हुआ, संवैधानिक शासन की ओर ये बढ़ा यूरोप का साम्राज्य। फिर चर्च और राज्य का पृथ्वीकरण हुआ। फिर पहले क्या था, आपने पढ़ा होगा धर्म सुधार आंदोलन में मैंने पढ़ाया था कि चर्च का जो राजनीतिक में बहुत ज्यादा वर्चस्व हो गया था, यानी अब सारे राजनीतिक निर्णय भी कौन लेने लगा था, चर्च लेने लगा था। चर्च ही टैक्स भी वसूलता था, चर्च ही हर काम करता था जैसे राज्य करता है। तो क्या करा, इस आंदोलन से जो चर्च है और राज्य है उसके जो पृथ्वीकरण करा दिया गया, यानी शक्ति का विभाजन करा दिया गया। तो चर्च क्या है, वो धर्म के रिलेटेड काम करेगा, और राज्य क्या है, वो समाज के कल्याण के लिए काम करेगा। इन दोनों की जो शक्ति है उसको बांट दिया गया था। तो ज्ञान उदय और वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी बैकन और जॉन लॉक के सहित अन्य लोग इसमें काम कर चुके हैं। कुछ मतलब जो ये फ्रांसीसी बैकन था और जॉन लॉक, इनका बहुत बड़ा इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, और ये लोग इस चीज पर काम कर चुके हैं। और लोगों का क्या मत है, इसमें सारे लोगों का अलग अलग मत है। ये मत है सबका कि नहीं इस टाइम पे वैज्ञानिक क्रांति स्टार्ट हुई है, कोई कहता है नहीं इस टाइम पे स्टार्ट हुई है, कोई कहता है नहीं इस टाइम पे स्टार्ट हुई है। तो जानते हैं क्या क्या लोगों ने कहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान उदय की शुरुआत 1637 में हुई है, जब रैंड डॉर के टेस्ट जो है, उनकी एक पुस्तक थी जिन्होंने, जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, उसका जब प्रकाशन हुआ, उसकी प्रसिद्धि जो थी, उसी उसकी प्रसिद्धि एक थी, उसका नाम था कोगिटो एंगो सम, यानी मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ। मतलब ये चीज जब प्रकाशित हुई तभी से क्या हुआ, ज्ञान जो है यानी विज्ञान उदय हुआ और वैज्ञानिक क्रांति हुई, लोग ऐसा मानते हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आइजैक न्यूटन, यानी जो न्यूटन तो आपने सुना ही होगा, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम, तो जो न्यूटन है उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया को उन्होंने 1687 में प्रकाशन किया था। और इसमें सबसे पहले इन्होंने ऑथेंटिक रूप से जो सूर्य मतलब वो जो गुरुत्वाकर्षण है और जो गति के नियम है उसको इसमें लिखा था। ये आप कुछ लोग मानते हैं कि यूरोपीय इतिहासकार मानते हैं कि परंपरागत रूप से, यानी जो ट्रेडिशनल चलते आ रहा है, इसकी शुरुआत 1715 में फ्रांस के जो लुईस सोलवा थे उनकी मृत्यु के बाद ये क्या हुआ, इस फ्रांसीसी क्रांति से ये फैलने लगा। क्या फैलने लगा, जो ये वैज्ञानिक क्रांति थी। तो मतलब सबका अलग अलग मत है। अब चलिए चलते हैं कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड और पदार्थ का एक नया दृष्टिकोण कैसे इसने पैदा किया, कैसे वैज्ञानिक क्रांति ने ब्रह्मांड के बारे में हमें और जो हमारे रसायन है, पदार्थ है, इन सब के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी दी, जो हम आज भी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आइजैक न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले इस कानून का उल्लेख किया था। तो आइजैक न्यूटन को तो आप जानते होंगे। तो न्यूटन ने प्रिंसिपिया, जो मैंने आपको ये वाली बुक दिखाई थी, इसमें उन्होंने सबसे पहले ये चीज लिखा था। इस क्रांति में खगोल विज्ञान के साथ खोज शुरू हुई। मतलब जो खगोल विज्ञान है, जो हम प्लेनेट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, इन सब की अवधारणा इसमें दी गई थी। और क्या हुआ था, हमें इससे बहुत सारी चीज, जब गैलीलियो ने आविष्कार किया टेलीस्कोप का और बहुत सारे आविष्कार हुए, तो हमें क्या पता लगा, बहुत सारी ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो
आपने जाना होगा, आप अरस्तु तो आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल्स में भी। तो अरस्तु जो थे, जिन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है, तो पुरानी जो है प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, आप जानते होंगे। इन्होंने टॉलेमी का ब्रह्मांड के बारे में भूकेंद्रीय या पृथ्वी केंद्रीय दृष्टिकोण इनका था, यानी ये पूर्व थे, ये वैज्ञानिक क्रांति के समय के नहीं थे, ये बहुत पूर्व के थे। आपने पढ़ा होगा, ये मतलब प्राचीन काल के थे। तो प्राचीन काल मतलब जो अरस्तु थे, जो कि सिकंदर के टाइम के, सिकंदर के गुरु थे, तो ये प्राचीन काल के थे। इनका मानना था कि मतलब पृथ्वी केंद्र में, यानी जितने भी प्लेनेट है वो पृथ्वी के चक्कर लगाती है। पर जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तब ये बात पता चली कि नहीं, इनका जो सिद्धांत है वो गलत है। पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाती प्लेनेट, पृथ्वी लगाती है, और जितने भी प्लेनेट वो सूर्य के चक्कर लगाती है। पर लोग सोचते थे कि सब पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इन्होंने जो पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिया था। फिर हमें क्या हुआ, हमें पता लगा बाद में, जब हम वैज्ञानिक क्रांति आई, फिर हमें पता लगा नहीं, सूर्य केंद्रित सिद्धांत है, हम सारे प्लेनेट। तो टाइको ब्राहे का जो काल था वो 1546 से 1601 तक का था। टाइको ब्राहे ने अपने जीवन काल के दौरान खगोल विज्ञान पर ढेर सारा वैज्ञानिक डेटा क्या करा था, तैयार किया था। उन्होंने विज्ञान में कोई बड़ा योगदान तो नहीं दिया था, पर जो केपलर की खोज थी ना, उसको सिस्टमेटिक तौर से उनका डेटा बनाना स्टार्ट किया था, मतलब फॉर्मेट में लाया था, जिससे और विद्वान थे उसको हेल्प मिल जाती थी। तो आपको ये जो विद्वान है उनके नाम याद करना जरूरी है। तो जॉन केपलर, नेक्स्ट है जॉन केपलर। जॉन केपलर 1571 से 1630 तक का इनका काल था। केपलर जो है वो ब्राहे जो था, मैंने ऊपर बताया, उसके छात्र थे। उन्होंने केपलर के ग्रहों की जो गति के 3 नियमों को लिखने के लिए ब्राहे के डेटा का ही उपयोग किया था। मैंने बताया ना, ब्राहे ने कोई योगदान नहीं दिया, पर उसने जो डेटा तैयार किया उससे और भी जो थिंकर्स थे और भी जो विद्वान थे तो उनको क्या हुआ, महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा था, आसानी हो रही थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहों की कक्षा गोलाकार की बजाय अंडाकार है, ये बताया था। मतलब जॉन केपलर का योगदान क्या है, पहले हम सोचते थे जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, फिर केपलर ने बताया नहीं, जब इनने जब खोज की तो इनके खोज में पता चला कि नहीं, पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पृथ्वी एक तरफ से क्या है, थोड़ी सी चिपटी है, यानी वो गोल ना होकर थोड़ी ऊपर से क्या है, ऐसे चिपटी है, अंडाकार है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थिंकर्स है निकोलस कोपर्निकस, जिसका काल 1473 से 1543 तक रहा था। तो पुनर्जागरण के दौरान विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ था। मतलब जो पुनर्जागरण के दौरान ही जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थी वो क्या करते थे, साइंस को प्रोत्साहन दे रहे थे। क्यूसा के रेजिमोटानसन और निकोलस ने क्या करा था, गणित की गणना के तरीकों में प्रगति लाई थी, मतलब गणित का बहुत ज्यादा विकास करा था, आपको पता है। और निकोलस कोपर्निकस गणित में इनका बहुत बड़े, इनका भी योगदान है। जो कोपर्निकस है वो हालांकि एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे, और उन्हें संदेह था कि क्या अरस्तु और टॉलेमी के जो विचार है वो पूरी तरह से सही थे। केवल जो नंग आंखों से गणित और दृश्य का अवलोकन जो वो करते थे, उन्हें हेलियोसेंट्रिक कहा गया। और कोपर्निकस ने ब्रह्मांड का सिद्धांत विकसित किया, जहां कहा गया कि पृथ्वी सुंदर, मतलब कोपर्निकस का सबसे बड़ा योगदान है। जो अरस्तु और टॉलेमी थे वो क्या मानते थे, पहले लोग मानते थे भू केंद्रीय सिद्धांत, पहले सब लोग क्या मानते थे कि भू केंद्रीय सिद्धांत है, यानी क्या है, पृथ्वी के सारे चारों ओर ग्रह चक्कर लगाती है। पर जो कोपर्निकस ने जब खोज की तो उन्होंने पाया नहीं, केंद्र में तो सूरज है, और सूरज के सारे ग्रह क्या करती है, चक्कर लगाती है, जिसको कहते हैं हेलिसेंट्रिक थ्योरी, यानी सूर्य केंद्र सिद्धांत, यानी पूरे जो हमारा आकाशगंगा है उसके बीच में क्या है, सूरज है। अब गैलीलियो गैलीली का योगदान था 1564 से 1642 तक। आमतौर पर इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और इनको इसका श्रेय दिया जाता है। तो दूरबीन के आविष्कार से बहुत ज्यादा हेल्प मिली लोगों को आकाश में देखने की। उपकरण स्वयं इन्होंने डिजाइन नहीं किया था, किसी और ने किया था, पर आविष्कार इन्होंने किया था। इस उपकरण है उससे ब्रह्मांड में कोपर्निकस की जो सिद्धांत है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो कोपर्निकस मैंने बताया उसने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, यानी पृथ्वी की, मतलब पृथ्वी के चारों ओर ग्रह चक्कर नहीं लगाती है बल्कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये कैसे पता लगा, कोपर्निकस ने जब दूरबीन का आविष्कार किया और दूरबीन से देखा गया आविष्कार, तो तब जाके पता लगा। गैलीलियो ने अपने काम की खबर मित्रों और सहकर्मियों और पात्रों के माध्यम से फैलाई ये चीज। हालांकि चर्च ने उन्हें विचार को त्यागने का, अपनाना का जो जीवन भर नजरबंद के तहत बिताने को मौजूद किया। इसकी क्या हुआ, गैलीलियो को जेल भी हो गई थी, क्योंकि उस समय चर्च का बोलबाला था और पुराने लोग ये मानते थे कि नहीं, जो धर्म में लिखा है कि मतलब पृथ्वी केंद्र में है तो पृथ्वी केंद्र में है, मानने को तैयार नहीं थे वो कि सूर्य मतलब केंद्र में है और इतने आविष्कार हो। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रबोधन के उदय ने सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में काफी योगदान भी दिया है। जो हम जानते हैं प्रबोधन के समय में धार्मिक और जो बहुत सारे क्षेत्र थे उसमें भी वैज्ञानिक क्या क्या मतलब योगदान दिए। तो वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल दिया गया। तो जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र था उसमें क्या किया, समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। तो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा क्या करा जा रहा था, समस्या को हल करा जा रहा था। तर्कवाद बढ़ रहा था। तर्कवाद को यह भी कहा गया है कि मतलब भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि जब तर्क नहीं करेंगे, अंधविश्वास मानेंगे तो फिर क्या होगा, समाज में क्रांति नहीं आ पाएगी और विकास नहीं हो पाएगा।
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं को अपने प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ये कहते हैं। प्रबोधन में आशावादी नजरिया प्रस्तुत किया जिसमें मानव जीवन और खुशहाली पर जोर दिया गया और मोक्ष और एवं मुक्ति के आदर्शों को त्याग दिया गया। पहले के लोग क्या करते थे, मतलब मोक्ष मुक्ति इन सब पे, मोक्ष प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी, इस मारे से साइंस को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं हो पाता था, पर इन सब चीजों को त्याग करके मानवतावाद पे जोर देने लगे, खुद की पढ़ाई पे, खुद के जीवन पे, खुद के आविष्कार पे और तर्क पे जोर देने लगे, जिससे यूरोप का समाज पूरा बदल गया। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। चलिए देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक क्रांति ने यूरोप को आधुनिक के निकट खड़ा किया। टिप्पणी कीजिए, कैसे वैज्ञानिक क्रांति ने यूरोप को आधुनिकता यानी मॉडर्न, जो मॉडर्नाइजेशन जितना भी हुआ है इसके सामने आके खड़ा कर दिया। यह और में क्वेश्चन पूछ सकता है ये, वैज्ञानिक क्रांति क्या है, इसके कारण क्या थे वैज्ञानिक क्रांति होने के, और वैज्ञानिक पर जो विश्व था, सॉरी ये वर्ल्ड है, मतलब विश्व, तो मैं लिख देती हूँ, तो वर्ल्ड पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और इस दौरान क्या क्या आविष्कार हुए, इसको आपको बताना है। तो इन दोनों के आंसर एक ही होगा, क्योंकि जो जो आविष्कार हुए आधुनिकता की ओर आई, तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले कोई भी आंसर देने से पहले आपको परिचय देना जरूरी है कि वैज्ञानिक क्रांति और ज्ञानोदय है क्या। तो वैज्ञानिक क्रांति और ज्ञानोदय, जिसे तर्कयुद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मतलब तर्कयुद्ध ही को भी कहा जाता है वैज्ञानिक क्रांति। ये एक बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलन था, जैसा कि पुनर्जागरण भी एक बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलन था। ये 17वीं से 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, कहाँ पे, यूरोप में, और इसने विश्व पे अपने प्रभाव छोड़े। वैज्ञानिक क्रांति में क्या हुआ, इसमें मानव मूल्य पे, तर्क पे, मतलब हर चीज पे क्वेश्चन करना, इंद्रियों की साक्षी है, मतलब जिस चीज को आप देखो ना, सुनो ना, उस चीज को मत मानो। इंद्रियां क्या होती है, हमारी आंख नाक कान होती है, तो अगर हम आंख नाक कान से नहीं देख पा रहे, नहीं हम महसूस नहीं कर पा रहे, तो मतलब उस चीज को नहीं मानना है। माध्यम से प्राप्त ज्ञान की खोज शुरू हुई, स्वतंत्रता, प्रगति, सहिष्णुता, चर्च का राज्य से पृथकीकरण होने लगा, चर्च और राज्य को अलग कर दिया गया, हस्तक्षेप नहीं है, चर्च नहीं राज्य के काम में हस्तक्षेप करेगा, विज्ञान बढ़ा, अन्वेषण यानी खोजें बढ़ी, बौद्धिक विकास और मानवतावाद पर जोर दिया गया। तो जान गए आप। अब वैज्ञानिक क्रांति हम जान गए कि इसका परिचय। अब वैज्ञानिक क्रांति है क्या, मैं एक बार और शॉर्ट में बता देती हूँ कि वैज्ञानिक क्रांति उस समय अवधि को दर्शाता है। आप लिखिएगा, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैंने बहुत इजी वे में बनाई है ये। वैज्ञानिक क्रांति उस अवधि या समय को दर्शाता है जब पश्चिम देशों में भौतिक में, मतलब जो भौतिक शास्त्र होता है उसमें अरस्तु, खगोल शास्त्र में टॉलमी, और जीव विज्ञान, मानव शरीर रचना, रसायन विज्ञान और चिकित्सा, यानी इन सभी क्षेत्रों में क्या हो रहा था, आधुनिक विज्ञान की नींव पड़ी। मतलब उस काल को कहते हैं वैज्ञानिक क्रांति, जब इन सारे क्षेत्रों में जो विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव शरीर, खगोल शास्त्र होता है, इन सब में मॉडर्न साइंस की नींव पड़ी। जब मॉडर्न साइंस की नींव पड़ी, उसी को हम वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं। तो तेजी से उत्थान और विकास हुआ जिसने पूरे यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति ला दी। इस विज्ञान के इन सभी क्षेत्रों में विकास के साथ साथ खोजें और अन्वेषण तथा पुराने ज्ञान की जो आविष्कार थी, मतलब जानकारी थी, उसको बताने लगे। तो वैज्ञानिक क्रांति के कारण क्या थे, किस कारण वैज्ञानिक क्रांति आई। वैज्ञानिक क्रांति का सबसे पहला कारण था कि पुनर्जागरण। हमने कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप फर्स्ट में पढ़ा था कि पुनर्जागरण में बहुत सारे आविष्कार वगैरह हुए थे, तो नींव तो पुनर्जागरण के काल से ही पड़ गई थी। तो सेकंड है कि पुनर्जागरण से ही यथार्थवाद और जो तर्कवाद है यानी क्वेश्चन करना, ये शुरू हो गया था, जिससे वैज्ञानिक क्रांति के उत्थान हुआ। तीसरी चीज की बौद्धिक एवं शोध कार्य के विकास ने मध्य युगीन में क्या हुआ, आधुनिक सोच का विकास हुआ, जिससे मानव तक पर जोर दिया गया। तो चौथी की ग्रीक और रोमन साम्राज्य के दस्तावेजों का पुनर्अध्ययन होने लगा। जब हमने पढ़ा था कल्चर ट्रांसफर फर्स्ट में ही, जब क्या हो रहे थे, जो रोमन साम्राज्य में जब लोग बस रहे थे, तो क्या हो रहा था, जो वहाँ की जो पुरानी जो दस्तावेज थे, तो उसका पुनर्अध्ययन, मतलब जो हमारे, जैसे कि हमारे भारत में जैसे कि हम पढ़ते हैं ना रामायण महाभारत, हमारी प्राचीन काल की, या किसी, तो जो यूनानी सभ्यता थी, यूनान रोमन सभ्यता, उसकी जो पुस्तकें हैं लोगों में ज्यादा उत्साह पैदा करने लगी थी, इन दस्तावेजों को लोग पढ़ने लगे थे, तो ये भी एक कारण बना था वैज्ञानिक क्रांति का। फिफ्थ की समुद्री खोजें द्वारा नए क्षेत्रों की खोज होने लगी थी। अब क्या हो रहा था, पुनर्जागरण काल में ही क्या होने लगा था, नए नए समुद्री खोजें के द्वारा कैप्टन कुक ने जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, न्यूजीलैंड की खोज की थी, वास्को डी गामा द्वारा भारत की जो समुद्री मार्ग है उसका खोज कर लिया गया था, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज कर लिया गया था, और नक्षत्रों का ज्ञान हो गया था। तो इन सब ने वैज्ञानिक क्रांति की तैयार करी, नींव डाली, मानवतावाद पे जोर देने लगे थे। तो उस समय क्या हो रहा था,
लोग मानवतावाद पे जोर देने लगे थे। अब लोग अपने बारे में सोचने लगे थे, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचने लगे थे, अपने जीवन के बारे में सोच रखे थे। अब चर्च और धर्म से हट के लोग अपने अपने को अपना विकास करने के बारे में सोचने लगे थे। यही होता है मानवतावाद। जब आप अपने बारे में सोचने लगे हो तो उसको कहते हैं मानवतावाद। 6 चीजें कि शहरीकरण तथा शिक्षा केंद्र में विकास। बहुत ज्यादा शहरीकरण होने लगा इसका पुनर्जागरण के बाद। लोग शहरों में बसने लगे, शिक्षा लेने लगे, शिक्षा केंद्र, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आने लगी जो साइंस को प्रोत्साहन देने लगी। तो इन सब ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन की नींव पड़ी। बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, बहुत इजी और अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। पुनर्जागरणकालीन विद्वानों द्वारा यूनानी पुस्तकों की खोज की गई और यूरोपीय आधुनिक चिंतन इसका बन गया। मतलब वही मैंने बताया, पुरानी जो विद्वान द्वारा जो यूनानी पुस्तकें थी, मतलब रोमन सभ्यता की, उसको लोग वापस पढ़ने लगे। नव परिवहन विज्ञान को प्रोत्साहन मिला। जो नव परिवहन विज्ञान था, यानी जो नाव बनाया जाता था व्यापार के लिए, उसको प्रोत्साहन मिला। और जो व्यापार होता है एक देश से दूसरे, तो कल्चर का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब सांस्कृतिक का आदान प्रदान होता है। तो इसने भी जब संस्कृति का आदान प्रदान होता है तो इसने भी क्या आधुनिकता और वैज्ञानिक क्रांति की नींव पड़ी। इससे भी धर्म सुधार और प्रति धर्म सुधार आंदोलन से अंधविश्वास को दूर करा गया, जिससे लोग अब क्या करने लगे, पढ़ने लिखने पे ध्यान देने लगे, मानवतावाद पे जोर देने लगे। इसने भी क्या करा, वैज्ञानिक क्रांति की नींव पड़ी। वैज्ञानिकों को जो यूनानी जैसे अरस्तु, टॉलेमी, गैलेन द्वारा कई सारे आविष्कार किए गए। ये द्वारा है, तो इन सब के द्वारा क्या गए, फिर खोज की गई और इस खोजों ने, इस आविष्कारों ने क्या करी, वैज्ञानिक क्रांति की नींव डाली। नौवा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन। पुनर्जागरण काल से ही यूरोप में संस्कृति परिवर्तन हुआ। इसके कारण लोगों ने उत्साहित और वैज्ञानिक क्रांति के अध्ययन में बहुत ज्यादा प्रगति हुई। 12 पॉइंट देख सकते हो कि औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति के आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, औद्योगिक क्रांति भी आ गई। नए नए बहुत सारे आविष्कार होने लगे, बहुत सारी मशीनें बन गई। इसने भी क्या, बहुत ज्यादा मशीनें बन गई, तो ये भी क्या हो गई, वैज्ञानिक क्रांति की नींव, क्योंकि वैज्ञानिक बनाते हैं ना मशीन वगैरह, तो साइंटिस्ट वगैरह। सामाजिक और राजनीतिक समर्थन, तो कई यूरोपीय शासक ने वैज्ञानिक अनुसंधान को क्या किया, प्रोत्साहित किया, जिससे वे अपने समाज को प्रोत्साहित में मजबूत करते थे। जैसे कि बहुत सारे उस समय के, जैसे कि एलिजाबेथ प्रथम थी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शासक थे उस समय के यूरोप में, फ्रांस, इटली, इन सबके। तो उन्होंने अपने राज्य में जो ये वैज्ञानिक थे, इसको समर्थन किया कि आप करिए और विकास करिए आप। तो जब समर्थन मिलता है तो लोग तो काम और अच्छे से करते हैं, तो और ज्यादा क्रांति आई। अब जानते हैं वैज्ञानिक क्रांति के प्रभाव क्या थे। तो वैज्ञानिक क्रांति के प्रभाव क्या क्या पड़े। पहला ये पड़ा कि ब्रह्मांड और पदार्थ का एक नया दृष्टिकोण सामने आया। मतलब वैज्ञानिक क्रांति ने खगोल विज्ञान की खोज के साथ शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी वैज्ञानिक क्रांति की, सबसे पहले खगोल शास्त्र यानी जो ब्रह्मांड है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना लोगों ने स्टार्ट किया था, और सौरमंडल की अवधारणा से संबंधित इन खोज पे विवाद भी उत्पन्न हुआ था, और चर्च और अधिकारियों द्वारा अपने सिद्धांत वापस लेने पे इन्होंने मजबूर कर दिया। इसका प्रभाव ये हुआ कि पहले लोग मानते थे कि अरस्तु, टॉलेमी जैसे, और चर्च का मानना था कि पृथ्वी केंद्र में है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, बाकी सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। पर जब आविष्कार हुआ गैलीलियो द्वारा टेलीस्कोप का, तो फिर क्या हुआ, जो कोपरनिकस थे उन्होंने क्या करा, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। सूर्य केंद्रित सिद्धांत में ये हमें पता लगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसके सारे ग्रह चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि हमारी पृथ्वी खुद चक्कर लगाती है सूरज के। तो ये सब हमें पता लगा, और जब ये सब हमें पता लगा तो चर्च को ऐसा लगा नहीं, ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उनके धर्म में ये लिखा था कि ऐसे ही मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है सारे ग्रह। तो चर्च को टक्कर दे रहा था साइंस। तो साइंस और चर्च के बीच जब टक्कर चल रही थी, तो साइंस ने चर्च को मतलब अपने हाथ पीछे लेने पे मजबूर कर दिया। मतलब चर्च को मानना ही पड़ा कि ये सिद्धांत सही है, क्योंकि प्रूफ था, टेलीस्कोप का आविष्कार हो गया था। सेकंड चीज की, प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु और टॉलेमी ने जो ब्रह्मांड के बारे में पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत दिया, जो मैंने अभी आपको बताया, गैलीलियो द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, इससे सूर्य केंद्रित सिद्धांत जो मैंने आपको बताया वही है। उसके बाद जॉन केपलर के द्वारा ग्रहों की कक्षाओं गोलाकार की बजाय अंडाकार है, ये पता चला। अब पुराने लोग ये सोचते थे कि जो पृथ्वी है वो गोल है। फिर क्या करा, जॉन केपलर ने ये बताया कि नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है, अंडाकार है, थोड़ी सी चिपटी है। उसके बाद नए नए आविष्कार हुए, जैसे गैलीलियो द्वारा दूरबीन का, गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। ये सब क्या थे, ये सब वैज्ञानिक क्रांति के तो प्रभाव थे। वैज्ञानिक क्रांति होने के कारण ही तो ये सब आई, तो ये सब इसके प्रभाव है। नेक्स्ट प्रभाव था कि वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल दिया गया। अब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जो समस्याएं थी उसको हल करने में विज्ञान के द्वारा हल किया जाता था। अब अगर किसी को सामाजिक कोई प्रॉब्लम है, तो धर्म से रिलेटेड कोई अंधविश्वास है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, इन सब में क्या हो रहा था, विज्ञान का प्रयोग कर रहे थे अब लोग। अब कहोगे आप आर्थिक क्षेत्र में कैसे करोगे, आर्थिक क्षेत्र में मशीन द्वारा। सामाजिक क्षेत्र में मान लो आप, बहुत सारी ऐसी मशीन होती है जो समाज अगर कोई मशीन भी बन रही है, या सामाजिक क्षेत्र में जैसे कि नाव बन रही है, तो वो भी तो विज्ञान द्वारा ही बनती है। तो दिशा बन रही है, दिशा किस तरफ हमें जाना है, दिशा सूचक बनता है। तो ये सब राजनीतिक, आधार्मिक, इन सब क्षेत्रों को तो प्रभावित करती है। उसके बाद तर्क को ज्ञान का आधार मान लिया गया। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा ये हुआ कि लोग अब तर्क करने लगे थे। लोग किसी चीज को ऐसे नहीं मानते थे, हर चीज पे क्वेश्चन करते थे।
मानवतावाद पे जोर, अब लोग अपने पे ध्यान देने लगे थे, पढ़ाई पे, अपने घर पे, अपने अपने मतलब पूरा अपने आप को टाइम देने लगे थे। इसके प्रभाव के बहुत सारे मैं आपको पॉइंट दे सकती हूँ, आप पढ़ सकते हो। सैनिकी कार्यों में जो उपकरण थे उसका उपयोग होने लगा। वैज्ञानिक क्रांति के प्रभाव से जब सैनिक थे, पहले वो सैनिक के पास क्या होते थे, भाला वगैरह होते थे, पर वैज्ञानिक क्रांति के आने के बाद बंदूक, तोपें, नई नई चीजों क्या हो, बहुत सारे उपकरणों को सैनिक कार्यों में शामिल किया गया। नव परिवहन और पोत का विकास हुआ। नव परिवहन और पोत क्या होता है, बोट जो होती है ना, जिससे व्यापार होता है, तो ये भी साइंस, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, इसी का प्रभाव से नव परिवहन का विकास हुआ। खनन कार्यों में पवन चक्की का उपयोग और नदी में बांध बनाने में धातु का उपयोग। वैज्ञानिक क्रांति ने ही पवन चक्की का उपयोग शुरू करा, और पवन चक्की से विज्ञान ही तो पवन चक्की बना, मतलब पवन चक्की साइंस से तो चलती है, तो विज्ञान ने पवन चक्की का उपयोग शुरू करा बिजली पैदा करने के लिए, और बांध जो थे उसमें धातु का उपयोग करके जो बांध टूटे ना, ऐसा उपयोग करने लगे। तो ये सब वैज्ञानिक क्रांति के प्रभाव थे जो आज भी हम देखते हैं। प्राचीन काल से प्रचलित जो जानवर की बॉडी से हम जो पहले क्या होता था, जानवर की जो बॉडी होती है उससे पोस्टमार्टम किया जाता था, पर क्या हुआ, वैज्ञानिक क्रांति के बाद मानव शरीर पे भी पोस्टमार्टम करने लगे, जिससे मानव शरीर संरचना के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने लगी। चुंबक और बिजली के अध्ययन के आधार पर विभिन्न सामग्री संबंधित विद्युत गुणों की खोज करने लगे। शरीर विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, इन सब पे आधुनिकीकरण आ गया। अब लोग शरीर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, इन सब में इंटरेस्ट लेने लगे और इसका विकास होने लगा। बहुत सी ऐसी बीमारी थी, पहले लोग क्या होते थे, बीमारी से मर जाते थे, फिर मृत्यु दर जो है वो कम होने लगी, क्योंकि अब हर चीज का इलाज होने लगा था। विविध उपकरणों का आविष्कार हुआ जिन्होंने विज्ञान से संबंधित गहरी समझ को हासिल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि आज भी हम देखते हैं, जैसे कैलकुलेटर हुआ, स्ट्रीम हुआ, डाइजेस्टर हुआ, जो पूर्वातक और अपावर्त जो दूरबीन होती है, पैरामीटर देखते हैं हम, वैक्यूम पंप देखते हैं, तो ये सब वैज्ञानिक क्रांति में ही तो आविष्कार, उसी के तो प्रभाव है जो आज हम ये सब यूज करते हैं। अमेरिका में फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, अमेरिका क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, सॉरी, फ्रांस में, तो ये भी क्या थी, ये भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन का ही प्रभाव था। तो आपने प्रभाव देख लिया। अब देखते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति के आविष्कार। तो ये वैज्ञानिक क्रांति है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। तो वैज्ञानिक क्रांति के आविष्कार क्या थे, तो वैज्ञानिक क्रांति के आविष्कार जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया, पर अब मैं डिटेल में सिर्फ आविष्कार बताती हूँ। गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया गया कॉपरनिकस द्वारा। निकोलस कॉपरनिकस ने ये बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। आधुनिक वैज्ञानिक जो क्वांटम फिजिक्स है, जो आज हम पढ़ते हैं, इसका उपयोग होने लगा, इसका आविष्कार हुआ। गुरुत्वाकर्षण नियम जो है न्यूटन ने वो दिया इस टाइम पे। तो इन आविष्कारों ने विज्ञान और प्रौद्योगिक था, यानी टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में क्या क्या विशेष योगदान दिया, जो मानव समाज को आधुनिकीकरण की दिशा में ले जाने में मदद की। जैसे आज भी हम ये सारी वैज्ञानिक की जो चीजें देखते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह, सब वैज्ञानिक क्रांति की ही देन है। आज की हमारी वीडियो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि प्रबोधन से आप क्या समझते हैं। प्रमुख प्रबोधनकालिक जो विचारक थे और उनके जो दृष्टिकोण थे उसको बताना है आपको। यूरोप के राजनीतिक तथा जो बौद्धिक जीवन पर प्रबोधन के जो प्रभाव की चर्चा करें। मतलब यूरोप में जो राजनीतिक था, जो उस समय की राजनीति चल रही थी, और जो बौद्धिक जीवन था, मतलब लोगों द्वारा जो विचारक वगैरह थे, उनके जीवन पे इसका प्रबोधन का क्या प्रभाव पड़ा और लोगों की मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रबोधन की पृष्ठभूमि। प्रबोधन, जिसे हम इंग्लिश में एलाइटमेंट कहते हैं, ये 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में उभरा था। ये एक बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस काल में पश्चिम सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, प्रबोधन ने। इसके प्रभाव को आधुनिक युग और तर्क युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में भी बहुत ज्यादा तर्क होते थे, क्योंकि वैज्ञानिक क्रांति के टाइम का ही तो है। तो प्रबोधन की पृष्ठभूमि को समझने के लिए कई प्रमुख जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों को हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे कि क्या हुआ प्रबोधन काल में, सबसे हुआ महत्वपूर्ण था कि वैज्ञानिक क्रांति हुई। तो प्रबोधन की जड़ों में वैज्ञानिक क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 16वीं से 17वीं शताब्दी में जो कॉपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन, ये जो जितने भी वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिकों द्वारा महत्वपूर्ण खोजें की गई। इन वैज्ञानिकों ने तर्क और प्रमाण के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर किया। मतलब हर चीज पे तर्क करके और प्रमाण दिया उस चीज का, और लोग को बताया कि जो आप सोचते हो समझते हो वो गलत है। परंपरागत जो चीजें हैं वो धार्मिक और दार्शनिक धारणाओं को चुनौती दी। जो चर्च या जो परंपरा से चली आ रही थी कि इसी चीज को आप मानो कि सूर्य के बीच में मतलब पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, गलत जो धारणा थी, उन सबको चुनौती साइंस दे रहा था उस समय। उनके काम और तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक पद्धति के महत्व को स्थापित किया प्रबोधन, वैज्ञानिक क्रांति ने, और प्रबोधन के विचारकों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बना, और जो इतने भी प्रबोधन के जो विचारक थे इससे प्रभावित हुए। उसके बाद पुनर्जागरण भी प्रबोधन काल के अंतर्गत आता है। प्रबोधन काल के अंतर्गत पुनर्जागरण, जिसे हम रेनेसां प्रबोधन की नींव रखी थी इसने।
प्रबोधन की नींव तो पुनर्जागरण से तो हमने कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन बस पढ़ा, वहीं से तो स्टार्ट हुई थी। 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान पुनर्जागरण ने कला, साहित्य, विज्ञान क्षेत्र और नवाचार और पुनर्जीवन का दौर लाया। लोगों के लिए एक नया जीवन लाया जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान इन सब पे जोर देने लग गए थे। इस काल में मानवता, तर्क और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण जोर देने लगे थे। प्राचीन ग्रीक और जो रोमन सभ्यता थी उसका भी अध्ययन और विचारधारा के विकास को प्रेरित किया था इस काल ने। पुनर्जागरण ने ही मनुष्य की जो क्षमता थी और ज्ञान की जो शक्ति थी उसको, विश्वास को पुनर्जीवित किया था, लोगों में उत्साह पैदा किया था कि आप कर सकते हो, जिसने प्रबोधन विचारकों को प्रभावित किया। मतलब इस काल के जितने भी लोग थे उसको अपने अंतर प्रभावित किया। उसके बाद धार्मिक सुधार, जो धर्म सुधार जो आंदोलन थे, ये भी प्रबोधन काल के अंतर्गत आता है। तो 16वीं शताब्दी के धार्मिक जो सुधार आंदोलन थे यानी रिफॉर्मेशन जो था, तो प्रबोधन की एक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन और जो अन्य जो सुधारक थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च की जो प्रथा और सिद्धांत थी उसको चुनौती दी थी। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत की थी इन्होंने कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, धर्म से स्वतंत्र होना चाहिए, धर्म से स्वतंत्र रह के परे रह के उनको सोचना चाहिए। इस आंदोलन ने धार्मिक प्राधिकरण और पारंपरिक जो विश्वास था उस पर पुनर्विचार करने पर लोगों को मजबूर कर दिया था। अब लोग क्या करने लगे थे, तर्क करने लगे, विचार करने लगे थे चर्च पे भी। मतलब अगर वो कुछ बोल रहा है तो पहले विचार करके वो सोचने लगे थे सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। प्रबोधन के विचारकों ने धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत आस्था की स्वतंत्रता पर महत्व दिया था। अब धर्म से हट के लोग अपने जो व्यक्तिगत आस्था है अपने का विकास करना, इस पे जोर देने लगे थे। प्रबोधन काल के अंतर्गत ही राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन देखते हैं अब हम। तो प्रबोधन काल के अंतर्गत जो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए थे वो 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौर में यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन ने प्रबोधन के उद्देश्य को गति दी। कैसे राजनीतिक और समाज ने उस समय की राजनीति और समाज ने इसमें योगदान दिया जानते हैं। तो जो निरंकुश राजाओं के जो शासन थे और जो सामंती व्यवस्था के खिलाफ उसने आवाज उठाई थी, क्योंकि उससे पहले आप जानते हैं मध्यकालीन युग में जो सामंती प्रथा थी, सामंतवाद था, तो सामंतवाद के बाद ही तो ये आया ना आधुनिक। तो सामंत जो उस समय के राजा थे, सामंतवाद जो थे, सामंती लोग थे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया और सवाल उठाने लगे। अंग्रेजी जो क्रांति हुई थी और बाद में गौरवमय क्रांति जो हुई थी, उन्होंने संवैधानिक सरकार और नागरिक अधिकारों के विचार को बहुत महत्वपूर्ण दिया था। मतलब जो इंग्लैंड में ये सब आंदोलन हुआ था, इसने क्या किया थी, जो राजाओं जो सामंतियों की शक्ति थी उसको कम करा, उसकी आलोचना की। जॉन लॉक जैसे राजनीतिक विचारकों ने प्राकृतिक अधिकार और सरकार की जो वैधता का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया और अब लोग गणतंत्र और स्वतंत्रता की बात करने लगे थे। संचार और मुद्रण ने कैसे प्रबोधन में योगदान दिया अपना। तो मुद्रण कला के आविष्कार ने, मतलब गुटेनबर्ग द्वारा जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, मुद्रण यानी प्रिंटिंग होता है, तो प्रिंटिंग का आविष्कार जो होने लगा, बहुत ज्यादा प्रसार होने लगा, सस्ती दामों पे लोगों को बुक मिलने लगी, लोग पढ़ने लगे तो जो विचारक थे उसके लोगों को कनेक्ट होने लगे विचारकों से और विज्ञान के बारे में भी लोग जानने लगे। तो प्रसार ने प्रबोधन के विचारों की व्यापक रूप से फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुस्तकों ने, पत्रिकाओं ने, पर्चों के माध्यम से विचारकों ने क्या किया, खेलन माध्यम से बहुत सारी खोजें की और ये सब लोगों तक पहुंचा और ज्ञान के प्रकार और समाज तर्क की आलोचनात्मक सोच जो थी उसको बढ़ावा मिला। अब जब लोग जानेंगे जिसके बारे में, अखबार, पत्रिका, पुस्तक के माध्यम से, तो लोग तो तर्क करेंगे। अब प्रमुख प्रबोधन विचारक जानते हैं कौन कौन से प्रबोधन काल के प्रमुख विचारक थे। तो प्रबोधन के प्रमुख विचारक में आते हैं जॉन लॉक, वॉल्टेयर, जीन जैक्स, रूसो, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, सैमुअल कांट, ये सब उस काल के क्या थे, विचारक थे। इन विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, समानता की, मानव के अधिकारों की, आपने पढ़ा होगा जब शुरू में आप आए होगे एडमिशन लिया होगा तो आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा जिसमें जॉन लॉक पढ़ रहे थे या रूसो पढ़ रहे थे, तो वो सारी जो स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, इन सब की बात करते थे ना, तो वो सब बात इसी काल में की गई थी। वे समाज में विभिन्न पहलुओं, राजनीतिक, धर्म, अर्थशास्त्र, शिक्षा, इन सब में सुधार के लिए क्या कर रहे थे, अपने आप को समर्पित कर रहे थे। मतलब इन सब में को विकास करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था इन्होंने। उनके लेखन और विचारों ने आधुनिक लोकतंत्र में समाज की नींव रखी। उनके ही विचारों ने आधुनिक जो लोकतंत्र आज हम देख रहे हैं, मतलब स्वतंत्रता, समानता, मानव के अधिकार, यही तो मौलिक अधिकार यही तो होते हैं हमारे लोकतंत्र की नींव। जब लोगों को स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, तो यही तो लोकतंत्र होता है। जब लोकतंत्र और तो जब लोगों के पास अधिकार हो, लोगों का शासन हो, तो इसकी नींव रखी थी। अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले विचारक है वॉल्टेयर। माना जाता है कि प्रबोधन का उद्भव तब हुआ जब एक फ्रांसीसी चिंतक वॉल्टेयर ने ब्रिटेन की यात्रा की थी। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि प्रबोधन का उद्भव तब हुआ था जब फ्रांसीसी चिंतक जो वॉल्टेयर थे वो ब्रिटेन गए थे। फिर
उन्होंने फ्रांसीसी बंद समाज की तुलना ब्रिटेन की खुले समाज से की थी। क्या थी? फ्रांस में बहुत ज़्यादा पाबंदी थी हर चीज़ पे, चर्च का बोलबाला था, और ब्रिटेन का खुला समाज था। तो जब उन्होंने ब्रिटेन के खुले समाज के बारे में फ्रांस को बताया, तो फ्रांस में क्या हुआ? प्रबोधन का एक उद्भव हुआ। प्रबोधन का सबसे अधिक प्रभाव फ्रांस तथा ब्रिटेन पर ही देखा गया था। इसके बाद इसका प्रसार अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। प्रबुद्ध चिंतन से तात्पर्य वैसे चिंतकों से है जो प्रबोधन के मूलभूत विचारों को मानकर चलते थे। प्रबोधन के विचारक वे लोग हैं जो प्रबोधन काल में अपना योगदान दे रहे थे और उस विचार को जो उस काल में उभर रहे थे, यानी तर्कवाद, इन सब पे अपना मत रख रहे थे। अर्थात वे लोग जो तर्क और वैज्ञानिक पद्धति को मानव जीवन का कारगर हथियार मानते थे। मतलब ऐसे लोग जो विज्ञान को और तर्क को मानव का हथियार मानते थे। इन चिंतकों में महत्वपूर्ण फ्रांसीसी चिंतक वॉल्टियर ने स्वतंत्रता के लिए और राजतंत्र की शक्ति एवं चंच के नियंत्रण पर अंकुश लगाना चाहा था। वॉल्टेयर ने उस समय स्वतंत्रता की बात की थी, और जो राजतंत्र था उसमें जो नियंत्रण लगाया जाता था लोगों पे, उससे लोगों को स्वतंत्र करने की वो बात करते थे। सेकंड उस समय के विचारक थे दीदरो। उसी प्रकार दीदरो ने भी विश्वकोश की रचना कर राजतंत्र और निरंकुशता थी उसका ध्यान खींचा और लोगों को बताया कि स्वतंत्रता के बारे में जागरूक किया। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू थे एक विचारक। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी कृति स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया। इसके अनुसार कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच एक दूसरे से पृथक होना चाहिए, ये कहते थे। राजतंत्र में निरंकुशता स्वयं सीमित हो जाएगी, ये कहते थे। राजतंत्र अगर निरंकुश ना हो, एक अच्छा शासन हो, तो जैसे आज हम देखते हैं ना, शक्ति का बंटवारा है, कार्यपालिका हमारे विधानपालिका, न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, शक्ति का पृथक्करण है, तो उसी की वो बात करते थे मॉन्टेस्क्यू कि अगर राजतंत्र में भी ऐसा होता तो लोगों के साथ अत्याचार ना होता। जॉन लॉक जो विचारक थे अब उनका देखते हैं। उसी प्रकार एक ब्रिटिश चिंतक जॉन लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्णता रखने के लिए सीमित राजतंत्र की अवधारणा रखी। तो राजतंत्र को सीमित ही रखो, इसकी बात की, और लोगों को स्वतंत्रता, क्योंकि जॉन लॉक ने यहाँ पर पढ़ा, जॉन लॉक का स्वतंत्रता पे उन्होंने बोला है बहुत सारी। तो इस प्रकार प्रबोधन ने आधुनिक संविधानवाद की दिशा को बढ़ावा कदम दिया। जो लोग संविधान लिखने लगे और संविधान में इन सब चीजों को डालने लगे, स्वतंत्रता, मानवाधिकार, इन सब चीजों को। नेक्स्ट थिंकर है रूसो ने जीन जैकस रूसो को फ्रांस का सबसे प्रमुख दार्शनिक माना जाता है। ये फ्रांस के थे। उसने अनेक निबंध, लेख और उपन्यास के साथ साथ स्वयं जीवन भी लिखी थी। उनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध उनकी पुस्तक थी वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्हीं ने तो दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत कि लोगों ने एक समय पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा और राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। मतलब जो स्टेट है वो कैसे मतलब बना, यही बताता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि एक टाइम पे निरंकुशतावाद, मत्स्य न्याय था, और उससे जो कौटिल्य का सिद्धांत है बिल्कुल वैसा ही है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी पुस्तक के प्रारंभ में लिखा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र ही पैदा होता है, परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। इसी में कहता है कि लोग होते तो स्वतंत्र पैदा है, पर बहुत सारी जो सामाजिक घटनाएं होती है, इसके कारण क्या होता है, उनको जकड़ लिया जाता है, बंधन में बांध लिया जाता है। तो निष्कर्ष देखिए तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि प्रबोधन की पृष्ठभूमि में वैज्ञानिक क्रांति, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन, संचार के साधनों का विकास, ये सारे कारक इसमें शामिल थे। इन्हीं कारकों को मिलाकर ऐसा वातावरण को तैयार किया गया जिसने तर्क, स्वतंत्रता, ज्ञान, मूल्य को सर्वोपरि रखा, सबसे ऊपर रखा। और प्रबोधन ने केवल तत्कालीन समाज को बदल दिया, बल्कि आधुनिक जो दुनिया थी उसका निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि आज भी हम देखते हैं, आधुनिकीकरण आया। तो ये होता है हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि यूरोप में 1600 से 1760 के में जो मध्य साहित्य के जो विकास हो रहा था उसको आपको बताना है। मतलब जो 17वीं शताब्दी था, यानी 1660 से 1760 के मध्य में जो साहित्य विकास हो रहा था यूरोप में, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। ज्ञान उदय और रोमानियत के दौरान साहित्य विकास ने प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में मानवतावाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ज्ञान उदय और जो रोमानियत के दौरान, मतलब जो उस समय लिटरेसी लिखे जा रहे थे वो बहुत ज्यादा रोमानियत होते थे, तो उस काल में जो लिखे जाते थे, इसने इस चीजों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि अभिलेखों और कृतियों के साथ साथ प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की साहित्य संरचना ने पश्चिम पर गहरा प्रभाव डाला। ये कहने का मतलब है कि सिर्फ साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने ही नहीं आधुनिक यूरोप की नींव धरी, बल्कि साहित्य जो थे ना उस समय के, उसने भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन में उतना ही योगदान दिया, ये कहने का मतलब है। तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने, जिसने पूरे महाद्वीप में नए विचारों का प्रशासन को बढ़ावा दिया, मतलब प्रिंटिंग प्रेस के आने से छपाई जो बढ़ गई
और साक्षरता में वृद्धि हुई। साक्षरता क्या होता है, यानी पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई। प्रारंभिक आधुनिक युग की पुस्तकों और लेखनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसी सदी की कलाएं और उनकी भागीदारी और राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक जो प्रगति पर यूरोपीय संस्कृति इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के दौरान क्या हुआ था, किताबें, लिखित सामग्री बहुत अधिक सामान्य हो गई थी। पहले लोग, आपको पता है, जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था तो बुकें पांडुलिपि होती थी, हाथ से लिखी जाती थी, तो बहुत महंगी बनती थी और बहुत समय लगता था बनाने में। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से बहुत ज्यादा एक तो छपाई होने लगी, सस्ते दामों पर मिलने लगी, तो सामान्य सी बात हो गई। जैसे आज आप कॉपी लेने जाओ, कोई बुक लेने जाओ, तो सामान्य सी बात है, वैसी हो गई। जैसे साक्षरता दर बढ़ा, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी, क्योंकि जब सस्ते दामों पर मिलेगा तो कौन नहीं पढ़ेगा। वैज्ञानिकों और राजनेता और धार्मिक नेताओं से उनके कार्यों को प्रकाशित करने तथा साथ साथ उनके बारे में लिखने का आग्रह भी किया। जो धार्मिक नेता थे उस समय के, राजा वगैरह, उन्होंने भी प्रोत्साहन दिया इस चीज को, ये कह रहे हैं। अब देखते हैं दांते से शेक्सपियर तक साहित्य रुझान, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं 1600 से 1760, तो उस समय में दांते से शेक्सपियर तक जितने भी साहित्यकार थे उनका ही योगदान रहा है। तो दांते से शेक्सपियर तक साहित्य रुझान क्या रहा, तो सबसे पहले देखते हैं जो टी.एस. एलियट थे। ये एक विद्वान, टी.एस. एलियट एक विद्वान थे। उन्होंने 20वीं सदी के महानतम लेखकों और साहित्यों में से आलोचक, जो साहित्य होता है उस मतलब आलोचक माना जाता है। एलियट की राय थी कि दांते और शेक्सपियर ने दुनिया को अपने ही बीच बांट लिया गया है। मतलब उस समय बातें होती थी तो इन्हीं दोनों की, मतलब एक दुनिया दांते की लिटरेसी वाली और एक शेक्सपियर की। यूरोपीय कविता और साहित्य में नए साहित्य रुझानों और शैलियों को स्थापित करने में लोकप्रिय बनाने में मदद के लिए की। तो लोग अक्सर इन यूरोपीय लेखकों को उच्च सम्मान से देखते थे। उस समय इनका जो सम्मान था वो बहुत ज्यादा था। लोग इन्हें बहुत अच्छी और उच्च नजर से देखते थे, जैसे आज हम सेलिब्रिटी को देखते हैं। शेक्सपियर को दांते का योगदान देखते हैं। तो दांते सबसे पहले देखते हैं, इनका जो काल था वो 1321 तक, 1321 से था। दांते को इतावली साहित्य का जनक माना जाता है। मतलब इटली साहित्य का जनक जो है वो दांते को ही माना जाता है। इतावली संस्कृति और एकता का प्रतीक माना जाता है इन्हें। वह मध्य युग में पुनर्जागरण काल से ही इनका प्रतिनिधित्व करने वाले इतावली कवि थे। मतलब पुनर्जागरण के काल से ही क्या कर रहे थे, लोग को प्रभावित कर रहे थे अपने पांडुलिपि द्वारा। इनकी जो पांडुलिपि, मतलब पहले तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जब नहीं हुआ था उस समय ही इन्होंने लिखी थी अपने हाथों से। उस पुस्तक का नाम था द डिवाइन कॉमेडी, सबसे फेमस बुक इनकी द डिवाइन कॉमेडी। मध्ययुगीन जो समाज है यूरोपीय इतिहास में एक साहित्य और सांस्कृतिक चरण के उद्भव में रूप में इनको देखा जाता है। उन्हें कविता की एक नई शैली और नई काव्यात्मक लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कविता को एक नए ढंग से लिखने, कॉमेडी वे में, जो लोगों की मानवतावाद और लोगों पे जोर पड़े, लोगों की सोच वोच पे ऐसा बनाते थे वो, लोग प्रभावित हो। उनके काम को अक्सर पश्चिमी साहित्य के आधार के रूप में देखा जाता था। मतलब वेस्टर्न जो लिटरेसी था उसका जो बेस है वो इनकी ही शैली को माना जाता था, जो यूरोप के यूनानी अतीत को ईसाई के वर्तमान से जोड़ता था। ये क्या करते थे, ये जो यूनानी पुस्तकें होती थी और इसको आधुनिक से जोड़ के बताते थे। अपने महाकाव्य के माध्यम से क्या करते थे, दांते अपने समय की राजनीतिक और जो सांस्कृतिक पर एक व्यापक जो टिप्पणी प्रदान की थी उन्होंने। उस समय जो भी सांस्कृतिक और व्यापक जो परिवर्तन हो रहे थे उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। उन्होंने चर्च के जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसकी भी आलोचना की थी अपनी लिटरेसी में। इटली में राजनीतिक संघर्ष और मानवीय स्थिति उनके काम को न केवल एक साहित्य में उत्कृष्ट किया, मतलब इन सब चीज को, जितनी भी समाज में घटनाएं चल रही थी उस समय उन सबको अपने साहित्य में वो बताते थे, बल्कि मध्ययुगीन यूरोप में सामाजिक राजनीतिक माहौल को प्रतिबिंबित करते थे, बताते थे। दांते का प्रभाव साहित्य से परे भी था। उनका काम इतालवी संस्कृति की पहचान की आधारशिला बन गया था। अगर आपको इतालवी समाज के बारे में पढ़ना है कि समाज कैसा है तो आप इनकी पुस्तक पढ़ लीजिए, आपको पूरा पता लग जाएगा कैसा है। बस मतलब पूरी समाज, आर्थिक हर घटना जो होती थी उन सबको अपने साहित्य में बताते थे। उनका नाम विरासत इतालवी कला, साहित्य और राष्ट्रीय चेतना की गहराई में अंतर्निहित है वहां की। देखते हैं दूसरे जो साहित्यकार थे वो थे पेटार्क। पेटार्क जो थे वो 1774 में उनका योगदान जो था। तो पेटार्क को अक्सर शास्त्रीय पुरातन में उनकी गहरी रुचि के लिए शुरुआती मानवतावादियों में से एक के रूप में जाना जाता है। वे इतालवी कवि थे जिन्होंने मानवतावाद के संस्थापक माना जाता है। मानवतावाद का जो संस्थापक है, फाउंडर, वो पेटार्क को ही माना जाता है। उन्होंने उत्सुकता से प्राचीन पांडुलिपि की खोज की, जो पांडुलिपि थी, एकत्र किया, उसे इकट्ठा किया और शास्त्रीय ग्रंथ जो थे उससे विशेष रूप से सिसरो, वर्जिल, अन्य जो कार्यों की पूर्ण खोज में योगदान इन्होंने भी उसके साथ दिया था। शास्त्रीय साहित्य के संरक्षण और अध्ययन के प्रति समर्पण रहे ये और पुनर्जागरण के दौरान शास्त्रीय ज्ञान और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब शास्त्रीय जो ज्ञान थे उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे ये। मैकियावेली एक
प्रमुख प्रसिद्ध इटालवी कवि थे जिन्होंने द प्रिंस लिखा था। इनकी फेमस कृति थी द प्रिंस, जो कि प्रारंभिक आधुनिक काल में लिखी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण सलाह और उपदेशात्मक पुस्तकों में से एक थी। उनकी पुस्तक एक नई मूल्य प्रणाली प्रतिनिधित्व को करती थी, मतलब एक नई मूल्य को दर्शाती थी, और राजनीतिक विचार अक्सर ईसाई मूल्य आदर्श का खंडन करती थी। मतलब राजनीतिक जो विचार थे उस समय के और जो ईसाइयों द्वारा मतलब बहुत चीजों पर रोक थी, चर्च का बोलबाला, इन सब की वो आलोचना करते थे। नेक्स्ट जो साहित्यकार है वो थॉमस मोर है। थॉमस मोर यूटोपिया के अंग्रेजी लेखक थे। ये अंग्रेजी में लिखा करते थे। मूल रूप से लैटिन भाषा में लिखा गया एक सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य था इनका, जिसमें यूटोपिया की जो द्वीप पर एक काल्पनिक समाज का चित्रण किया इन्होंने। तो इन्होंने एक यूटोपिया एक काल्पनिक देश बताया है, जिससे अपने जो साहित्य उसके माध्यम से उसको बताया, वहाँ की समाज राजनीति की आलोचना के रूप में देखा जाता है। उनकी पुस्तक ने एक नई रचनात्मक राजनीतिक व्यंग्य टिप्पणी को प्रभावित किया। वह शिक्षा, नैतिक दर्शन, बौद्धिक जांच, वकालत और मानवतावाद पे जोर देते थे और अपनी पुस्तक के माध्यम से ये सब बताते थे लोगों को। नेक्स्ट जो साहित्यकार है वो है इरामस। इरामस जो है वो एक डच ईसाई मानवतावादी कवि थे। ये कहाँ के थे? ये डच के थे। उनका राजनीतिक सामाजिक जो व्यंग्य था वो है प्राइज ऑफ फॉली। ये बहुत लोकप्रिय था लोगों में। इससे समकालीन काल के समाज, जैसे चर्च, धार्मिक अनुष्ठान जो उस समय होते थे, अंधविश्वास, उसके आलोचक के रूप में ये लिखते थे। मतलब उसके बारे में लिखते थे कि वो कितना गलत है। इराम्स पुनर्जागरण की मानवतावादी आंदोलन में से एक थे। मतलब जो यूरोप में मानवतावादी आंदोलन था उसके एक थे। उन्होंने ईसाई धर्म के स्रोतों की और वापसी की वकालत भी की है, और धार्मिक आस्था के प्रति जो अत्यधिक व्यक्तिगत जो धर्मनिष्ठ दृष्टिकोण होता है, मतलब अंधविश्वास, उसको नकारा है। उनके मानवतावादी आदर्शों ने तर्क, सहिष्णुता, नैतिक गुणों पर महत्वपूर्ण जोर दिया है कि लोग को तर्क करना चाहिए। व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन में योगदान दिया अपना, जिसमें मानव गरिमा, क्षमता को प्राथमिकता दी। उनकी भाषा शैली जो थी वो बहुत उत्कृष्ट थी, और इन्होंने यूरोप के समाज को एक बहुत अच्छा योगदान दिया था उस समय। नेक्स्ट है एडम स्पेंसर। एडम स्पेंसर जो थे वो 16वीं सदी के इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनकी महाकाव्य कविता जो है वो है द फेनरी क्वीन। ये बहुत उनकी फेमस है। नई शैली एवं लांबात्मक रूप थी। इसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासक में इसे देखा जाता था। स्पेंसर की काव्यात्मक भाषा जो है वो पुरातन ढंग से हुई थी। अंग्रेजी भाषा में समृद्ध किया। भाषा और काव्य उपकरणों में अभिनव और मतलब जो अभिनव नाटक है उसका उपयोग किया गया। इन्होंने भी जो यूरोप की संस्कृति थी उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला अपनी द हेनरी क्वीन पुस्तक से। आपको बस थिंकर्स के नाम रखने और 2-3 पॉइंट इस पे लिख देने। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट जो साहित्यकार थे वो थे विलियम शेक्सपियर, जो कि 1616 में इनका काल था। ये एक महान अंग्रेजी कवि नाटककार थे। मतलब ये एक नाटककार थे और अंग्रेजी कवि थे। उनकी कविताएं आमतौर पर जो होती थी वो रोमानियत और लालसा के विषयों पर थी, जबकि उनके नाटक विविध विषयों पर और भी होते थे। उनके पास विस्तृत कथात्मक और जटिल रूपक अलंकारिक, मतलब उनकी जो कृति होती थी उसमें बहुत ज्यादा अलंकार भाषा का उपयोग किया जाता था। और ये उस समय के बहुत प्रसिद्ध नाटककार थे, मतलब राइटर थे। इनकी जो लिखी थी कोई चीज होती थी कवि, तो उसको क्या करता था, थिएटर पे दिखाया जाता था। उन्होंने अपने समकालीन समाज पे मानव स्वभाव के बारे में जानकारी दी थी कि मानव का स्वभाव कैसा होता है। अंग्रेजी भाषा व्याकरण का उच्च उच्चारण इनकी क्या देखा गया इनकी कविताओं में। नेक्स्ट जो साहित्यकार है वो बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन एक प्रतिभाशाली लेखक और नाटककार थे जो अपनी चतुराई और व्यंग और शब्दों के कौशल के लिए सम्मानित किए गए थे। उन्होंने हास्य त्रासी, यानी जो हंसने वाले जो कॉमेडी वे होते हैं उसमें नाटक लिखा करते थे। सबसे प्रसिद्ध नाटक उनका था वॉलपोन द अल्केमिस्ट और बर्थोम्यूज फेयर शामिल है। जॉनसन लंदन के साहित्य समुदाय से आते थे, जिन्हें विलियम शेक्सपियर का प्रतिनिधि माना जाता था। मतलब उसके प्रतिस्पर्धी माना जाता था। उन्हीं के टाइम के ये और उन्हीं की तरह ये लिखते थे। वह व्यक्ति अंग्रेजी नाटककार, कवि और आलोचक के रूप में देखे गए हैं। उस समय के जो समाज था उसकी आलोचना भी करते थे, जिन्होंने पुनर्जागरण के दौरान अंग्रेजी साहित्य को आकार देने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान साहित्य विद्या के रूप में उपन्यास के उदय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्भव में योगदान दिया। इन उपन्यास ने यूरोपीय समाज में एक आकर्षित किया लोगों को, और इससे क्या हुआ, लोग मानवतावाद पर जोर देने लगे, मुद्दों, मापदंड और उस समय की जो धारणा थी उसको भी प्रभावित किया। हम ये कह सकते हैं सीधे तौर पे कि हम वैज्ञानिक क्रांति जो हमारा ज्ञानोदय हुआ है इसमें सिर्फ मतलब आधुनिक समाज यानी आधुनिक यूरोप, मतलब मॉडर्न यूरोप की नींव में ओनली वैज्ञानिक क्रांति ने ही नींव नहीं धरी थी, बल्कि लिटरेसी यानी जो साहित्य था उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में नारी की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। यानी जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप था उस समय का, जब यूरोप में आधुनिकता आई उस समय जो वुमेन्स थी उसकी क्या परिस्थिति थी, क्या उनको सार्वजनिक तौर पे काम करने का अधिकार था, उनका क्षेत्र कहाँ तक था, उनको क्या क्या वो करती थी, किस किस चीज में, तो उनके बारे में उनकी स्थिति कैसी थी, हमें ये जानना है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के पूर्व अध्ययनों में हम शायद ही कभी जो है वो महिलाओं पर विमर्श के रूप में ध्यान केंद्रित किया गया था। मतलब अभी तक हमने जितना भी पढ़ा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में, अभी हमने उसमें वुमेन के बारे में नहीं पढ़ा, अभी कहीं पे भी हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं था, अब हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यही ये बोल रहा है। लेकिन 1960, जब 1960 का दशक आया उसके बाद क्या हुआ, यूरोप में सामाजिक और जो सांस्कृतिक परिवर्तन बना, जब सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन आने लगे तो उसमें बहुत सारी जो महिलाएं थी वो भी बहुत सारी उभरी। जैसे कि उन महिलाओं में थी जॉन कैली, मैरी वेसनर, हैंस कैरन, ओब्रियन और डोरिंडा आउंट्राम। तो ये सब क्या थी, ये सब उस समय की जो उभरी नारी थी। मतलब जिस समय कोई नारियों की बात नहीं हो रही थी और उस समय जब ये उभरी तो ये उस समय की क्या हुई, प्रचलित नारी हुई, जो जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे और समाज में अपना योगदान दिया था। जैसे जैसे इतिहासकारों ने हमें प्रचलित लिंग भूमिका और अवधि में महिलाओं और उनकी बदलती स्थिति का प्रारूप प्रदान किया। इसके बाद क्या हुआ, इतिहास का, अब हमें इतिहास में क्या मिल रहा है, अब हमें इनके बारे में देखने को और पढ़ने को मिल रहा है। प्रारंभ यूरोप की बात कर रहे हैं तो हम क्या, तो अधिकांश विद्वान के लिए प्रारंभिक आधुनिक जो यूरोप था वो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और ज्ञान उदय जैसे विकास के साथ जो महिलाओं की स्थिति है उसका भी काल कहा जाता है। मतलब जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप था उसको हम किस किस रूप में देखते हैं, उस समय पुनर्जागरण हुआ था इसलिए हम पढ़ते हैं, पुनर्जागरण के लिए फेमस है यूरोप, आधुनिक यूरोप धर्म सुधार आंदोलन के लिए और ज्ञान उदय के लिए, साथ ही साथ महिलाओं की जो बदलती स्थिति थी और उसमें सुधार जो आया उसका भी काल के लिए हम इसे पढ़ते हैं और जानते हैं, और ये फेमस है उसके लिए, जिसने महिलाओं के चारों ओर जो मौजूद जो बंधन थे उसको कमजोर किया, उन्हें मजबूत अवसर प्रदान कर शिक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्र तक पहुंचने का प्रदान किया। अब क्या होने लगे, उन्हें भी शिक्षा में भाग लेने का, सार्वजनिक जो स्थान थे, सार्वजनिक जो कार्यक्रम थे, उन सभी में भाग लेने का अधिकार मिलने लगा था। लेकिन जो जॉन कैली और अन्य विद्वान के अनुसार ये है कि मध्ययुगीन काल जो था उसमें जो महिला को अधिक स्वतंत्रता और अवसर का आनंद मिला था। मतलब जॉन कैली के अनुसार सबसे ज्यादा जो स्वतंत्रता मिली थी महिलाओं को वो उसी काल में मिली थी। यूरोप का जो प्रारंभिक आधुनिक समाज था, मतलब उस समय का जो समाज था वो कैसा था, वो पैट्रियार्की था। मतलब पितृसत्तात्मक जैसे होता है ना, पापा दादा बेटे, मतलब आदमियों पे पितृसत्तात्मक था, विनिम्रता और व्यवस्थित था, उसी पे टिका हुआ था, जिसमें महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र और गतिविधि में हस्तक्षेप करने के लिए सीमित स्थान था। मतलब उस समय जो महिलाएं थी उसको बहुत कम अधिकार था सार्वजनिक क्षेत्र में, ऐसा मिलता है। आपने देखा होगा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कम ही अधिकार मिलता है। तो इन मापदंडों को उस समय की जो ये महिलाएं थी उन्होंने चुनौती दिया था। तो आरंभिक आधुनिक यूरोप में जेंडर कैसे था जानते हैं। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में लिंग सामाजिक मानकों और धार्मिक धारणाओं और सांस्कृतिक अभ्यासों से जुड़ा था। लिंग मतलब समाज भी लड़का लड़की को अलग मानता था, धर्म के अनुसार भी और संस्कृति के हिसाब से भी, कहते थे हमारी संस्कृति में ऐसा ही है। लैंगिक भूमिकाओं को अक्सर सख्ती से परिभाषित किया जाता है, जैसे कि आज भी करा जाता है, आप जानते ही होंगे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग अपेक्षा की जाती है, जैसे कि आज भी की जाती है, पहले भी की जाती थी, जो अक्सर कानूनी और सामाजिक ढांचे को प्रोत्साहित की जाती है और कहते हैं कि ये हमारे समाज का हिस्सा है। जैसे आज भी कहते हैं ना हमारे समाज में यही है कि लड़की खाना बनाएगी और लड़के काम करेंगे। दूसरा है कि दोहरी लैंगिकता की भूमिका। प्राचीन आधुनिक यूरोप में समाज में लैंगिकता दोहरी समझ थी। मतलब दोहरी लैंगिकता मतलब पुरुष और महिला को अलग अलग रूप से देखा जाता था, पुरुष और स्त्री के बीच मजबूत विरोध होता था। मतलब पुरुष को शक्ति का, तर्क का, मतलब क्वेश्चन करने का अधिकार, शक्ति का अधिकार, इन सब गुणों से बताया जाता था, और महिलाओं को कोमलता से, घरेलू काम करने वाली और भावना इमोशनल वाली, ऐसे जोड़ के बताया जाता था। सेकेंड है पितृसत्ता, यानी प्राचीन आधुनिक यूरोप की जो सभ्यता थी उसमें पितृसत्तात्मक प्रणाली सामान्य थी। मतलब हमारे भारत में भी थी और वहाँ पे भी थी। क्या थी, महिलाओं को नहीं, जैसे कि अब प्रॉपर्टी है तो उसका भी अधिकार किसको होता था, उसके बेटे को होता था। तो जहाँ पुरुषों ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्रमुख शक्ति और अधिकार का प्रयोग किया, यह पितृसत्तात्मक प्रणाली जो थी वो कानून, नियम, धार्मिक धारणा और संस्कृति परंपरा, इन सब से क्या थी, प्रभावित थी। जैसे कि आज भी प्रभावित है, हम कहते हैं हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि ये यही काम करेगा, ये यही काम करेगा, या हमारे धर्म में ये नहीं है, ये कह देते हैं। तो या तो हमारे समाज के लोग बोलेंगे, मतलब ये सब समाज, धार्मिक और संस्कृति से ही जुड़ा होता है।
तीसरा है कि विवाह और परिवार में कैसा था। तो प्राचीन आधुनिक यूरोप में जो सभ्यता में जो विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था थी, मतलब उसमें विवाह को एक संस्था मान दिया गया था। कैसे? जो लिंग की भूमिका को अपेक्षा से प्रभावित करती थी। कैसे करती थी अभी जानिए। मुख्य रूप से जो महिलाएं होती थी वो विवाह करने और घरेलू काम जैसे बच्चों की परवरिश और पतियों का सहयोग करने की अपेक्षा इनसे की जाती थी। विवाह में महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक जो सुरक्षा का भी स्रोत था, विशेष रूप से स्वतंत्रता के अन्य अवसरों में अनुपस्थिति में। मतलब ये एक संस्था थी, मतलब ऐसा मान लिया जाता है एक प्रोटेक्शन मिल जाता है महिलाओं को, सुरक्षा मिल जाती है शादी करने के बाद। और क्या होता है, और पुरुषों को क्या मिल जाता है, पुरुषों को मिल जाता है कि संभालने के लिए उन्हें और खाना बनाने के लिए कोई मिल जाता है। धार्मिक प्रभाव जानते हैं। प्राचीन आधुनिक यूरोप में धार्मिक विचारों और संस्थाओं का लैंगिक धारणा पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। ईसाई शिक्षाओं ने प्रारंभिक लिंग नियमों को मजबूत किया था। महिलाओं को पुरुषों के प्रति अधीनता का रूप बताया गया था कि पुरुष के अधीन ही महिलाएं रहती हैं। आज्ञा और समर्पण की आवश्यकता पर जोर दिया गया कि उनको हर चीज मानना पड़ेगा, उनको समर्पण होना पड़ेगा पुरुषों के प्रति। महिलाओं की धार्मिक संस्थाओं में शामिल नेतृत्व और पदों का पुरुषों के लिए धारित किया गया। मतलब जो पुरुषों के लिए जो स्थान था वो महिलाओं को समय नहीं दिया गया था पहले। इसी के बीच पर वो जो बहुत सारी जो मैंने आपको ऊपर नाम बताया वो सब उभरी थी इस समय। काम और आर्थिक भूमिका। प्राचीन आधुनिक यूरोपीय समाज में पुरुषों को आर्थिक मामलों में प्रमुख माना जाता था और महिलाओं को अक्सर क्या माना जाता था, आर्थिक गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाती थी। पर कैसे? विशेष रूप से ग्रामीण जो महिलाएं होती थी वो शिल्पकार, जैसे होता है ना गाँव में छोटे छोटे काम करती है महिला, शिल्पकार वगैरह होती है, कृषि करना या वस्त्र सिलना, टेलर्स होती है ना घर घर में, उत्पादन, घरेलू सेवा काम करना, ऐसे कामों से इनको जोड़कर देखा जाता था। नेक्स्ट की शिक्षा और बौद्धिक जीवन। प्राचीन आधुनिक यूरोप में जो महिला की शिक्षा और जो बौद्धिक परिसर था वो बिल्कुल कैसा था, प्राथमिक शिक्षा पारंपरिक रूप से लड़कों पुरुषों के लिए सुरक्षित थी। मतलब परंपरा से ही क्या था कि शिक्षा जो है वो लड़कों को मिलेगी, लड़कियों को नहीं मिलेगी। लड़कियों को कौन सी शिक्षा मिलेगी? गृहस्थ की, खाना बनाना, कौशल, ये सब शिक्षा मिलेगी। और जो है युद्ध लड़ना, कौशल, ये सब शिक्षा नहीं दी जाती थी। इन प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ महिलाओं जो है उस सैलून्स और संवाद नेटवर्क जैसे अनौपचारिक माध्यम से उस समय उभरी। मतलब इस प्रतिबंधों के बाद भी कुछ महिलाएं उस समय उभरी सैलून के माध्यम से। एक सैलून है, सैलून यानी क्या होता था उस समय का, सैलून यानी होता था उस समय का नाई वाला सैलून नहीं, ये सैलून होता था मतलब जो साहित्य होती थी ना महिलाएं, उनका ग्रुप मंडल होता था, उसको कहते थे सैलून। लैंगिकता और कानून। तो प्राचीन आधुनिक यूरोप में कानूनी संहिता लैंगिक असमानता और को प्रतिबंध और बढ़ावा देती थी, जिसमें विवाह, भूमि स्वामित्व और विरासत जो होती थी उन सब पे नियंत्रण किसका होता था? पुरुष का होता था। मतलब प्रतिस्पर्धात्मक समाज था, ये कहने की बात करी है। अब देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। हालांकि सक्रिय राजनीति जो थी वो पुरुषों पर केंद्रित थी। यूरोप के कई क्षेत्रों में महिलाएं शासक भी थी, पर उस समय कई सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे कि कई शासकों की अभिजात वर्ग की जो शक्ति थी वो शासन में थी। जैसे कि आपने देखा होगा एलिजाबेथ प्रथम जो थी, आज भी ब्रिटेन की महारानी आपने सुना होगा एलिजाबेथ प्रथम। तो ये सब उस समय क्या थी, सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाएं थी। मतलब उस समय रानी का पद भी निभा रही थी, ये आप लिख सकते हो। जीन बैडिन भी थी। जीन बैडिन जो थी वो रॉबर्ट फिल्मर ने महिलाओं के शासन और गैर कानूनी अप्रकृत और अनैतिक मानकों को केंद्रित किया। मतलब उन्होंने बताया कि मतलब जो रॉबर्ट फिल्मर थे इन्होंने बताया कि महिलाओं को शासन और गैर कानूनी अप्रति से हटा देना चाहिए, उनको नहीं आता ये सब। बॉडी महिलाओं से जुड़ी अवगुणों की सूची बनाते थे, मतलब वो सिर्फ महिलाओं की कमी ही निकालते रहते थे। अब जानते हैं एलिजाबेथ प्रथम के बारे में। प्रथम जो एलिजाबेथ प्रथम थी वो समकालीन लेखकों की प्रशंसा करती थी। ये उस समय के जो लेखक थे उसको भी बढ़ावा देती थी। जो महिलाएं लेखक थी जो सैलून का हिस्सा होती थी उन्हें अन्य महिलाओं शासकों की तरह एक अमानद पुरुष के रूप में देखा जाता है। 17वीं से 18वीं सदी में यूरोपीय की राजनीति में कुछ शक्ति महिलाएं भी थी। मतलब बहुत सारी जो यूरोप की कंट्री है, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब में महिलाएं शासक भी थी। जैसे कि मैरी डे मेडिसी थी, ऑस्ट्रेलिया की थी ये रानी, और स्वीडन की रानी क्रिस्टीना थी, इंग्लैंड की रानी एनी थी, और ऑस्ट्रेलिया की मैरिया थॉरेस थी, और आपने रूस की थी महारानी कैथरीन, और आपने ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम भी सुना होगा। तो ये सारी रानी भी थी उस समय। मतलब शासक के तौर पे भी लड़कियां उस समय क्या कर रही थी, उभर रही थी। प्रारंभ आधुनिक यूरोप में महिलाओं और प्रभुत्ता, यानी यह नारीवाद विचारधारा के विकास और समान अधिकारों की मांग के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि थी। उस समय ही नारीवाद की जो विचारधारा थी वो उभर रही थी ना, क्योंकि इतनी सारी कठोर बंधन होने के बाद भी ये सारी महिलाएं जो थी सैलून की जो यानी साहित्य की थी और जो शासक की महिलाएं थी उस समय उभर रही थी, चुनौती दे रही थी समाज को। लेकिन इस अवधि में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों का विचार मजबूती से स्थापित हो गया था और वैध हो गया था। मतलब कानूनी तरीके से अलग कर दिया गया था। महिलाओं की स्थिति को एक ऊंचा किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र में भी उनकी जो भूमिका को कम कर दिया गया था। उन पर लगाई गई जो सीमा है उसको प्रतिबंध के बावजूद भी कई महिलाओं ने यूरोप में ज्ञानोदय की दुनिया में सक्रिय
रुचि लाई और अपना योगदान भी दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर बौद्धिक और राजनीतिक चर्चाओं में भाग लिया था। शिक्षा जगत सैलून, विश्वकोश जैसे ज्ञानोदय संस्थाओं में भाग लिया था उन्होंने। सैलून मैंने आपको बताया ना, साहित्य मंडली होती थी महिलाओं की। शिक्षा में भाग लिया, बहुत सारी रिसर्च भी करा, और राजनीतिक में जैसे मैंने आपको इतनी सारी जो रानियों के नाम बताइए, तो ये सब ज्ञानोदय में इन्होंने क्या किया, भाग लिया। उनके पुरुष समक्ष अग्रणी महिला लेखिका विचारक शामिल थे। उनके जो पति थे वो भी बहुत सारी क्या थे, साहित्यकार थे। तो ये सारे जो नाम देखे, जैसे मैरी ओपेमला डिगाजे, कैरेथिन मैकाले, तो ये सारी जो थी उस समय की क्या थी, महिलाएं थी जो उस समय उभर रही थी। मतलब इन लोगों ने वैज्ञानिक क्रांति में अपनी भूमिका बहुत ज्यादा निभाई थी। महिला एवं फ्रेंच सैलून, ये वही सैलून आ गया जो मैं बता रही थी आपको। तो ये क्या था, 17वीं से 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में एक सैलून प्रभुत्ता सार्वजनिक क्षेत्र पर महत्वपूर्ण पहलू का एक रूप बन गया था। इसमें ज्ञान उदय का इंजन कहा गया सैलून को। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी मंडली होती थी जो साहित्य लिखती थी। ये एक तरीके की साहित्य मंडली थी जो प्रमुख कुलीन और जो कुलीन वर्ग की, अमीर वर्ग की जो महिलाएं होती थी वो इसमें शामिल होती थी। सैलून और उनकी सहायक में 18वीं सदी में फ्रांस के शेष यूरोप जनमत और आकार देने में इसमें तैयार किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब ज्ञान उदय में 18वीं सदी में महत्वपूर्ण फ्रांस को इसने योगदान दिया, इस मंडली ने। इसमें शिक्षा, आनंद और मनोरंजन ये सब शामिल होती थी। 18वीं सदी के अंत में ये इसको क्या हुआ, फिर पुराना मान लिया गया। क्या ये पुराना हो गया? क्रांतिकारियों द्वारा केंद्र में रहे जो विचार, स्वतंत्रता, समानता और सहिष्णुता की जो बात होती थी वो लोकप्रिय बनाने के बावजूद भी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उपहास और अपमान इनको झेलना पड़ा था। किनको? महिलाएं जो फ्रेंच सैलून वाली थी, ये फ्रांस में उभरी थी, ये साहित्य मंडली थी। आपको ये याद रखना है। तो कैथरीन डी मेडिसी, तो फ्रेंच रिनेसांस जो हुआ था यानी पुनर्जागरण के दौरान हेनरी सेकंड ने अपने विवाह के कारण जो फ्रांस की रानी थी उसके रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ये क्या थी, ये फ्रांस की रानी थी। उस और उनके बाद उनके तीनों पुत्र ने, जैसे चार्ल्स, हेनरी, इन सब ने उस समय अपनी भूमिका निभाई थी। अपने इटावली अंश के कारण भी, इन्हें विदेशी होने के बावजूद भी इन्होंने फ्रांस के दरबार में एक जटिल भूमिका निभाई थी और वहाँ की राजनीति को स्थापित किया था। राजनीतिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी ये महिला थी कैथरीन डी मेडिसी, फ्रांस की रानी, जिन्होंने फ्रांस को पूरे यूरोप की संधि से गठबंधन स्थापित किया। उन्होंने समय समय पर संघर्ष और मध्यस्थता के रूप में कार्य भी किया और कई सारे युद्धों और प्रोटेस्टों में इन्होंने भाग भी लिया। और उस समय का जो समाज था उसमें लेखकों, विद्वानों, इन सबको प्रोत्साहित भी किया। और जो पुनर्जागरण था उसमें साहित्य, कला और बौद्धिक विकास में इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। और कैथरीन डी मेडिसी का योगदान राजनीतिक में, कूटनीतिक में, सांस्कृतिक प्रयोजन में, राजकीय कार्यों में, इन सब में देखा जाता है। तो आप कैथरीन डी मेडिसी के बारे में भी लिख। उसके बाद है आर्टेमिसिया जेलेस्की। तो ये जो थी, ये प्रसिद्ध इटालियन बरोक्को चित्र जो काल था उसमें एक उभरी एक चित्रकारिता थी जो कि महिला चित्रकार थी बरोक्को काल की, जो थी जेलेस्की, जो थी एक प्रतिभाशाली और कुशल कलाकार थी जिनकी चित्रकला में दक्षता और विशेष रूप से बरोक्को शैली प्रसिद्ध थी। मैंने बरोक्को शैली बताई थी, बहुत ज्यादा सजावटी शैली थी ये, इसमें सजावट का उपयोग किया जाता था। तो जेलेस्की के कार्यों को उनके जीवन के दौरान पहचाना नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद इन कार्यों को बहुत ज्यादा उत्साहित बताया गया। उनके कुछ कार्य के रूप में उस युग की महिला कलाकारों में अल्पसंख्यक थी, मतलब बहुत कम थी। जो पेंटर थी वो बहुत कम थी उस समय की। जेलेस्की का प्रभाव उनके जो फादर थे उनसे मिला था उन्हें, क्योंकि उनके फादर भी क्या थे, एक कलाकार थे। स्वीकृति, पहचान, वृद्धि में इनका योगदान मिला। उनकी पहचान जो थी वो उत्कृष्ट महिला के रूप में देखी गई, क्योंकि बहुत ज्यादा बरोक्को कला में इनका योगदान रहा। मतलब बरोक्को शैली से ही क्या करती थी, आर्ट फॉर्म बनाती थी। तो जो अब पढ़ते हैं हम सेकंड, जो कि है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो इनका जो पीरियड था वो 1759 से लेकर 1757 तक था। तो जो ये थी वॉलस्टोन क्राफ्ट, तो ये एक प्रसिद्ध लेखक और महिला अधिकारों की समर्थक थी। मतलब वुमेन राइट्स पे बात करती थी ये, और एक प्रसिद्ध राइटर थी। उन्होंने अपने प्रबंधन जो है उसको अविडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि 1792 में प्रकाशित की गई थी। इसमें उन्होंने लिंग जो समानता होती है और शैक्षिक परिवर्तन के लिए वाद विवाद की बात इसमें कही थी, जो महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा संबंधित जो पारंपरिक ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। इस क्रांतिकारी पुस्तक में उन्होंने महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था की बात की थी। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने महिला की अधिमानता की सामान्य धारणा का समर्थन किया था तथा महिलाओं को शिक्षा और बौद्धिक एवं व्यक्तिगत विकास के अवसरों के लिए प्रेरित किया था। वो जागरूक करती थी और वुमेन्स पे बोलती थी, वुमेन्स के राइट के लिए। वह महिलाओं की शिक्षा शक्तिशाली समर्थन थी। वो हमेशा वुमेन्स की एजुकेशन पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, जिससे उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शिक्षा के अवसर होने चाहिए। मतलब
इक्वल राइट्स होने चाहिए एजुकेशन के, वो मेल एंड फीमेल में। तो वालस्टोनक्राफ्ट की शिक्षा के बारे में धारणाएं बाद की जो नारीवादी आंदोलन थे उसमें मूल आधार रखती थी। फिर बाद में जो नारीवादी आंदोलन हुआ उसमें जो मूल धारणा थी वो इनको लिया गया, जो महिलाओं की औपचारिक शिक्षा के लिए बहुत जो है मंच प्रदान करने की मांग करते थे। तो आपने जान लिया जो वॉलस्टोनक्राफ्ट है, इन्होंने भी महिलाओं के लिए, महिलाओं के राइट्स के लिए बात किया था, और ये लिखती थी महिलाओं पे और महिलाओं का समर्थन करती थी। तो इन्होंने भी उस समय के समाज में अपना योगदान दिया। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक आधुनिक जो यूरोप है उसमें महिलाओं की जो भूमिका है वो संस्कृति, परंपरा और व्यक्तिगत उपलब्धि जो होती है उससे समाज के मापदंडों के बीच मौलिक जटिलता, मतलब बहुत सारी कठिनाइयों की प्रतिबंध थी, मतलब जकड़ी हुई थी संस्कृति की आड़ में, व्यक्तिगत उपलब्धियों की आड़ में क्या था, महिलाओं को रोक करा जाता था। औपचारिक स्कूली शिक्षा और जो राजनीतिक शक्ति, सार्वजनिक भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र में उनका काम करना, ये सब क्या है, ये सब उन पे प्रतिबंध था। इसके बावजूद भी इन बाधाओं को पार करके जो मैंने इस जिन जिन महिलाओं के बारे में आपको पढ़ाया और जिन जिन रानियों के बारे में पढ़ाया वो इस काल में उभरी थी इस पाबंदी के बाद भी। तो महारानी रानी एलिजाबेथ प्रथम, जो कैथरीन डी मेडिसी थी, फ्रांस की रानी, ये राजनीतिक जटिलताओं में निपटने का प्रभाव इन्हें सक्षम बनाया, मतलब ये उस समय राजनीतिक में बहुत अच्छा इन्होंने रोल निभाया। मरिया सिबिला, मैरियन ऑटोनमिसिया, मतलब बहुत सारी जेलेस्की, ये सारी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एलिजाबेल ने और मेडिसी ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रदर्शन किया, तो जेलेस्की, ऑटोस्मिया, मरिया सिबेला, इन सब ने जो कला होती है आर्ट फॉर्म, उसके उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सफलताओं के बावजूद भी युग की अधिकांश जो महिला थी उस युग की, वो घरेलू जिम्मेदारी तक ही सीमित थी, मतलब घर का काम करना, बच्चे पालना, इसी में प्रचलित सामाजिक परंपराओं के कारण उनके जो अधिकार थे वो शिक्षा, प्रशिक्षण, औपचारिक तथा उनके तक सीमित थी। मतलब परंपरा के, कहते हैं ना कल्चर, जैसे आज भी बहुत जगह आपने गाँव में देखो कल्चर के हिसाब से कहते हैं पढ़ने लिखने से क्या होगा, तो वही उसके मान से उनको पढ़ने से वंचित रखा गया, जबकि कई महिलाएं उभरी भी थी। तो उनके पास बहुत कम अधिकार होते थे और विकास की संभावना भी बहुत कम होती थी। तो आपने जान लिया उस समय की जो स्थिति थी उसमें महिलाओं की जो भूमिका थी वो कैसी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में परिवार एवं विवाह संबंधित विषयों में होने वाले परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। तो जो अर्ली मॉडर्न यूरोप था, यानी आधुनिक जो यूरोप था, उसमें जो परिवार, फैमिली कैसे मतलब बनानी है, और जो मैरिज सिस्टम कैसा था उस समय का, आपको ये देखना है। मतलब उस समय का परिवार कैसा था, मतलब जॉइंट फैमिली थी, या एकल परिवार था, या उस समय क्या मतलब विवाह के पैटर्न्स थे, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो परिचय से स्टार्ट करेंगे। तो जानते हैं प्रारंभिक जो आधुनिक यूरोप था उसमें 1550 से लेकर 1780 तक परिवार और विवाह में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। मतलब अचानक से क्या हुआ, जब लोगों की फैमिली प्लानिंग थी और जो मैरिज प्लानिंग थी वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया, जो कि यूरोपीय इतिहास में एक प्रमुख अध्याय बन गया। इसने क्या करा, इस परिवर्तन ने जो यूरोप का इतिहास था यानी हिस्ट्री थी, यूरोपियन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर को जोड़ दिया। इस अवधि में यूरोपीय विवाह पैटर्न जो था, यानी यूरोपियन मैरिज पैटर्न जो था उसका उदय हुआ। इसी समय जो यूरोप का जो आज हम विवाह पैटर्न देखते हैं वो इसी समय उभरा था, पहले ऐसे नहीं था, जिसमें विलंबित विवाह यानी जो विवाह में डिवोर्स देना, आजीविका ब्रह्मचार्य यानी जल्दी शादी नहीं करना, जैसे कि आज होता है ना, कोई पढ़ाई कर रहा होता है या कोई टीचर की पढ़ाई कर रहा होता है वो तो शादी नहीं करता है अभी जब तक, तो वही वाला ब्रह्मचार्य। चुनने वाले व्यक्तियों की उल्लेखनीय अनुपात शामिल था, मतलब उस समय ब्रह्मचार्य यानी शादी ना करने वाली संख्या महिला और पुरुषों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब लोग अपने पे ध्यान देने लगे थे, सोच रहे थे कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, ये करूँ वो करूँ, अभी इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जनसंख्या बदलावों ने केवल परिवार संरचना को बल्कि सामाजिक मापदंडों और सांस्कृतिक मूल्यों को भी नया स्वरूप दिया। इससे क्या होने लगी, जनसंख्या अब कम होने लगी, और जनसंख्या परिवर्तन ने उस समय के समाज को, जैसे देखा होगा ना आज भी यूरोप के इन सब के जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है उसमें बहुत छोटे छोटे फैमिलीज होते हैं, तो ऐसी फैमिलीज का जन्म हुआ और संस्कृति मूल्य को बदल दिया, और वही जो पैटर्न है वो आज तक हम देखते हैं कि उसमें अभी भी बहुत छोटी छोटी फैमिलीज होती हैं। तो जानते हैं अब यूरोपीय जो विवाह पैटर्न था, यानी यूरोपीय मैरिज जो पैटर्न था वो कैसा था। तो यूरोपीय विवाह पैटर्न जो है वो एक विशिष्ट जनसंख्या की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, मतलब एक कम जनसंख्या का एक नेतृत्व करता था, क्योंकि हमारे देश की कम जनसंख्या होगी तो हमारा संसाधन का बंटवारा सही होगा, हम विकास करेंगे, आधुनिकता आएगी, ऐसी सोच थी उन लोगों की, जो कि मध्ययुगीन काल के दौरान यूरोप में उभरा था। और ये कब उभरा था, मध्ययुगीन काल में यूरोप में ऐसी विचारधारा लोगों में उभरी थी विवाह को लेकर, जिसमें मूल रूप से परिवार और विवाह के परिप्रेक्ष्य को बदल दिया था। अब परिवार और जो विवाह करने का तरीका और सोच थी वो लोगों में बदल गई थी।
देर से विवाह मतलब अब जल्दी से मतलब मैरिज को ना करना सही माना गया और अविवाहित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि लोग पढ़ाई इन सब पे ध्यान देने लगे। अब साइंटिस्ट बनने के लिए लोग पढ़ाई करते, इतने बुढ़े हो जाते वो नहीं करते शादी, तो ऐसी संख्या ब्रह्मचार्य का ज़्यादा बोलबाला हो गया था। यूरोपीय विवाह पैटर्न ने पहले सिर्फ जो प्रचलित प्रथा थी दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रचलित प्रथाओं से अपने कुछ चिन्हित किया एवं इसमें बदलाव लाया जो एक लगभग सार्वभौमिक विवाह का आदर्श बन गया। तो अब जानते हैं यूरोप में जनसंख्या रुझान, यानी अब जो लोगों पे जो जनसंख्या का रुझान जो इंटरेस्ट आ गया था वो कैसा था। तो यूरोप में जो विवाह की बढ़ती उम्र और अविवाहित व्यक्तियों की जो व्यापकता थी जो कि 1550 से लेकर 1780 के बीच क्या हुई थी, यूरोप में जो वैवाहिक रुझान था उसमें उल्लेखनीय बदलाव का अनुभव किया गया, जिसमें मैंने आपको बताया वहां पे जो मैरिज एंड जो पैटर्न था उसको बदल दिया गया। और इसकी जो एज होती थी उसमें भी क्या करेगा इंक्रीज की गई, पहले जो होती थी मैरिज की जो एज होती थी उसको भी इस काल में क्या करेगा इंक्रीज किया गया। तो इस प्रवृत्ति के साथ साथ आजीविका ब्रह्मचार्य की जो विचारधारा थी उसमें वृद्धि होने लगी। अब जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण जो वर्ग था, मतलब एक जो जनसंख्या का यूरोप की जनसंख्या का एक जो वर्ग था वो विशेषकर जैसे कि महिला, वो जीवन भर क्या करने लगी, अनमैरिड रहने का फैसला लेने लगी। यह घटना अन्य संस्कृतियों में काफी हद तक अनसुनी थी, मतलब और कोई संस्कृति में उस समय ऐसा नहीं होता था कि शादी ना कर, तो जहाँ विवाह को एक सार्वभौमिक और पारंपरिक आदर्श के रूप में देखा जाता था, अब मतलब शादी को परंपरा के रूप में देखा जाता है, वहीं यहाँ पे एक ब्रह्मचार्य का वो ले लिया गया था। तो ये बहुत अलग संस्कृति थी जो उस समय उभरी थी। विवाह पर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या था। तो मजदूरी और शहरीकरण के बढ़ने का अर्थ यह है कि युवा व्यवसायी जो था वो अक्सर शादी की विचार करने से पहले वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना के बारे में सोचता था। मतलब मजदूरी बढ़ना क्योंकि औद्योगिक क्रांति भी आ रही थी और शहरीकरण बढ़ रहा था, तो पर उस समय के जो युवा थे वो क्या कर रहे थे, अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे फाइनेंशियली, इसलिए वो लोग पहले इन सब चीजों से पहले पहले क्या करते सोचते थे मैं पहले फाइनेंशियली एकदम सिक्योर हो जाऊं। विवाह के लिए इस आर्थिक शर्त का अर्थ था कि कोई लोग अपने विवाह में तब तक देरी, मतलब जब तक उनके पास कोई स्वतंत्र स्थापित घर ना हो या पैसे जमा ना हो तब तक वो लोग शादी करने का फैसला नहीं लेते थे। इसके अलावा इस अवधि के दौरान विलंबित जो महिलाएं थी उसकी अधिक महत्व देने और संस्कृति मापदंडों को विकसित हुआ, मतलब विलंबित मतलब डिवोर्स वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ी। ये आंशिक रूप से चर्च से प्रभावित था जिसने विवाह के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चर्च की भूमिका क्या थी उस समय। तो इस अवधि के दौरान यूरोप में जो विवाह पैटर्न को आकार देने में चर्च ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैसे विवाह पर इस नियमों जिसमें रक्तबंध संबंध पर प्रतिबंध था, मतलब जो अगर कोई आपके फैमिली मेंबर्स हो तो उसमें शादी नहीं कर सकते, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चर्च ने। तो इसलिए भी इसने भी उस समय के समाज जो था उसमें विवाह ना होने को बढ़ावा दिया। इस विचार को बढ़ावा दिया कि विवाह एक ऐसा मिलन होना चाहिए जिसमें दोनों पक्षों द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रवेश किया जाए, मतलब दोनों की इच्छा जिसके बाद विवाह का समर्थन किया जा सके कि प्रत्येक विवाह के लिए आपसी सहमति और बातचीत करने और प्रक्रिया को विवाह होने के बाद अधिक समय लगता है। इसके बाद यूरोपीय विवाह पैटर्न पर माल्थस्य का जो परिप्रेक्ष्य था वो क्या था। तो जो थॉमस माल्थस्य था वो हालांकि बाद के समय में सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करा उन्होंने इस चीज पे, जिससे यूरोपीय जो विवाह पैटर्न को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। तो माल्थस के अनुसार इन निरोधों ने जनसंख्या के आकार और जो उपलब्ध संसाधन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद की थी। इस प्रकार का अकाल और जो गरीबी की आपदाओं से रोका, मतलब उनका मानना था कि जो ये पैटर्न था विवाह में शादी ना करना देरी से और परिवार को कम रखना, तो इसने क्या करा यूरोप की जो संसाधन थे उसको सभी लोगों में बराबर बांटा, क्योंकि जनसंख्या कम थी तो संसाधन सब में बटे। और इसको यूरोप की जो अकाल और गंभीर बीमार जो गरीबी से भी बचाया, क्योंकि जब तक वो शादी ना करे तो ज़्यादा खर्चे ना हो, तो इससे क्या हो तभी यूरोप ज़्यादा आधुनिकता की ओर बढ़ा। उसके बाद आर्थिक स्थितियों और विवाह विकल्प कैसा था। तो आर्थिक कारकों ने विवाह पैटर्न को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था। इस अवधि में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन देखे गए थे जिसमें वेतन वृद्धि, शहरीकरण, कृषि अर्थव्यवस्था की बदलती गतिशीलता। इन परिवर्तनों का अर्थ हुआ कि वैवाहिक निर्णय में वित्तीय सुरक्षा लोग इस पर बल देने लगे कि अगर शादी करनी है तो उससे पहले क्या करने लगे, अब हमारे पास घर होना चाहिए अपना और फाइनेंशियल सिक्योर होनी चाहिए, हम तभी करेंगे वरना वो लोग नहीं करते थे। तो अब देखते सामाजिक स्थिति और गतिशीलता विवाह में कैसा था। मतलब विवाह सामाजिक स्थिति और गतिशीलता में गहरा संबंध रखता था। आपसी सहमति के द्वारा विवाह आम थे उस समय। परिवार अक्सर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठिता को बढ़ाने के लिए धन और शक्ति की स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधन का उपयोग करते थे। मतलब अपनी फाइनेंशियल अपनी जो स्थिति होती थी उसको सुधारने के लिए क्या करते थे, गरीब की अमीर से शादी करा देते थे। इसलिए विवाह साथी का चुनाव पूरी तरह से एक व्यक्तिगत निर्णय था उस समय, मतलब नहीं था क्योंकि ये उनके पेरेंट्स पे ही निर्भर होता था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लाभ जो थे उसके विचार से ही प्रभावित था।
उस समय के विवाह के समय आपस सहमति। इस टाइम पीरियड में जो विवाह के जो पैटर्न थे उसको आपसी सहमति जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चर्च की शिक्षाओं से प्रभावित होकर जिसने विवाह पैटर्न की सहमति पर जोर दिया था। विश्व रूप से आर्थिक या सामाजिक लाभ के लिए आयोजित जो विवाह होते थे उसकी बजाय आपसी सहमति और व्यक्तिगत पसंद पर आधारित ये बदलाव उस समय आया था, जो कि पहले नहीं था। एकल परिवार मॉडल की प्रधानता हो गई थी। 1550 से 1780 की अवधि के दौरान एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल थे, यूरोप में इस प्रथा का उस समय प्रचलित था, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। और शहरी निवास और उनकी जिम्मेदारी। तो पारिवारिक संरचनाओं में क्षेत्रीय विविधता कैसी थी? तो कुछ जगह एकल परिवार की प्रधानता के बावजूद भी कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र थे जहाँ पे ये ऐसी जो प्रथा थी एकल परिवार की वो नहीं मानी जाती थी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र किसी क्षेत्र में क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो काम करने के लिए लोग चाहिए होते थे, इसलिए वो क्या करते थे, अपनी फैमिली को ही बड़ी फैमिली रखना चाहते थे, जिससे वो अपनी सांस्कृतिक परंपरा और उत्तराधिकारी रख सके और वो अपने सहयोग भी कर सके उनके कृषि या उनके सार्वजनिक क्षेत्र में। परिवार के भीतर जो लिंग भूमिका क्या थी उस समय? तो इस अवधि के दौरान जो परिवार में लैंगिक भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। यूरोप में आमतौर पर जैसे मैंने बताया कि पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग काम और सब चीज जैसे पढ़ाई शिक्षा सबको बंटवारा किया गया था। उसके बाद उत्तराधिकारी और संपत्ति का अधिकार। तो उस समय पैट्रियार्की सिस्टम था, तो इसलिए हाँ, इस टाइम पीरियड में जो विवाह के जो पैटर्न थे उसको आपसी सहमति जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चर्च की शिक्षाओं से प्रभावित होकर जिसने विवाह पैटर्न की सहमति पर जोर दिया था। विश्व रूप से आर्थिक या सामाजिक लाभ के लिए आयोजित जो विवाह होते थे उसकी बजाय आपसी सहमति और व्यक्तिगत पसंद पर आधारित ये बदलाव उस समय आया था, जो कि पहले नहीं था। एकल परिवार मॉडल की प्रधानता हो गई थी। 1550 से 1780 की अवधि के दौरान एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल थे, यूरोप में इस प्रथा का उस समय प्रचलित था, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। और शहरी निवास और उनकी जिम्मेदारी। तो पारिवारिक संरचनाओं में क्षेत्रीय विविधता कैसी थी? तो कुछ जगह एकल परिवार की प्रधानता के बावजूद भी कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र थे जहाँ पे ये ऐसी जो प्रथा थी एकल परिवार की वो नहीं मानी जाती थी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र किसी क्षेत्र में क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो काम करने के लिए लोग चाहिए होते थे, इसलिए वो क्या करते थे, अपनी फैमिली को ही बड़ी फैमिली रखना चाहते थे, जिससे वो अपनी सांस्कृतिक परंपरा और उत्तराधिकारी रख सके और वो अपने सहयोग भी कर सके उनके कृषि या उनके सार्वजनिक क्षेत्र में। परिवार के भीतर जो लिंग भूमिका क्या थी उस समय? तो इस अवधि के दौरान जो परिवार में लैंगिक भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। यूरोप में आमतौर पर जैसे मैंने बताया कि पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग काम और सब चीज जैसे पढ़ाई शिक्षा सबको बंटवारा किया गया था। उसके बाद उत्तराधिकारी और संपत्ति का अधिकार। तो उस समय पैट्रियार्की सिस्टम था, तो उस समय पितृत्व समाज में जो संपत्ति का अधिकार होता था वो पुरुषों के पास ही रहता था, महिलाओं को नहीं दिया जाता था। जो समतावादी वंशागत प्रथाएं थी, मतलब इसके विपरीत रोमन कानून में प्रभावित कुछ क्षेत्रों में ऐसी छोटी छोटी भूमि जोतने वाले समुदाय ऐसे भी थे जो लिंग भूमिका जो थी, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसको सिर्फ पैट्रियार्की सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बांटना, इसको ना मानते हुए वे अपनी जो प्रॉपर्टी होती थी वो मेन और जो मैन और वुमेन होती थी उसमें बराबर में बांटते थे। तो कहीं समतावादी वंशागत प्रथाएं भी देखने को मिलती थी और कहीं उत्तराधिकारी पैट्रियार्की सिस्टम भी देखने को मिलता था। और बच्चों के पालन पोषण पर प्रभाव उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी? इससे उनका जीवन मूल्य भविष्य तय होता था उस समय। तो कुलीन और जो धनी वर्ग के जो बच्चे होते थे उस उनके जो सदस्य होते थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। उनको क्योंकि उस समय साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता, पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी नेतृत्व संपदा और अच्छे अच्छे स्कूल ये सब शिक्षा उनको दिया जाता था। इसके विपरीत जो समाज में कुछ अलग वर्ग थे जो पालन पोषण के लिए अपने बच्चों को सहयोग नहीं कर पाते थे, तो वो क्या करते थे, वो घरेलू काम कृषि व्यापार ये सब अपने बच्चों को सिखाते थे। तो मतलब दो तरह का, जैसे आज भी हम देखते हैं गांव के बच्चे और शहर के बच्चे, तो वैसे ही वाला सिस्टम था। उसके बाद हाइट प्रणाली जो है वहाँ का एक क्रम बन गया था। हाइट प्रणाली में मध्य यूरोप की एक प्राचीन भूमि माप इकाई थी, जिसमें प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की सामाजिक और आर्थिक संरचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये प्रणाली थी क्या? ये एक उपनिवेशीकरण और जर्मन कानून के प्रसार से जुड़ा हुआ था, एक कानून था। जो मिट्रायर के अनुसार क्या था, ये एकल परिवारों पर आधारित साधारण घरों की व्यापकता के लिए हाइट प्रणाली एक अच्छी व्याख्या थी। हाइट प्रणाली थी यह, इसमें एकल स्वामित्व का समर्थन करती थी, क्योंकि किसान के खेतों में विखंडन को रोकता था ये हाइट प्रणाली, जो कि स्वामी के दोनों समान रूप से अनुकूल था। पोलैंड में जो वंशागुणित रीति रिवाज था उसमें क्या होता था, बच्चों के बीच भूमि समान विभाजन करते थे ये लोग। तो व्यापारिक रूप से एकल वारिस जो है उसको सौंप दिया जाता था या बेच दिया जाता था। तो ये भाई बहनों में भुगतान का बंटवारा जो होता था उसी को कहते हैं जो इस प्रणाली को हाइट प्रणाली। तो विवाह पद्धति पर प्रभाव कैसा पड़ता? जो हाइट प्रणाली ने यूरोप में जो विवाह पैटर्न को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। किसी परिवार में जो स्वामित्व जो उसका हेड होता था वो भूमि विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि का प्रधान समाजों में विवाह अक्सर परिवार की भूमिका और हिस्सेदारी को देख के किया जाता था।
मतलब अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक जो कुल था वो दूसरे कुल से एक विवाह ऐसा कराता था जिसे हाइड प्रणाली प्रचलित थी, इसे ही हाइड प्रणाली कहते थे। जैसे आज भी देखने को हमें मिलता है वो चीज़। तो हाइड प्रणाली एक तरफ से यही था कि एक उच्च समाज में एक उच्च समाज अपनी दशा को संभालने के लिए एक गरीब व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति से उसका विवाह करा देता था। तो आप समझ गए, आपका जो ये पूरा यूनिट से होता है यहाँ पे कवर। तो मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे इस यूनिट से, इस पूरे सिलेबस से, तो मैंने आपको करा दिया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो धन्यवाद।